खाने से फारिग होकर हस्बे आदत हया ने चाय का पानी चढ़ाया। मीर अपने रूम में, जबकि जूबी भी अपने रूम में। क्योंकि बकौल वो बातें करके काफ़ी थक चुकी है, इसलिए उसे नींद आ रही है। वो तो चली सोने और टेबल से उठती मीर और हया का गाल चूमती वहाँ से चल दी, जबकि हया मीर के सामने जूबी की इस हरकत पर ब्लश करने लगी। सोचों में घिरी खड़ी थी कि चाय को जोश आने पर वो होश में आई। चाय कपों में डाले उसने मीर के रूम की तरफ रुख किया। उसका इरादा मीर को चाय देकर जूबी के रूम में सोने का था, क्योंकि मीर के पल पल बदलते रवैये से वो परेशान थी। चाय लेकर वो रूम में आई तो मीर रूम में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, शायद वॉशरूम में था। उसने शुक्र किया। जल्दी से वो ट्रे साइड टेबल पर रखती वहाँ से जाने लगी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता वो बाहर निकला, ट्राउज़र बनियान पहने, जबकि हया उसे देखकर जल्दी से रुख फेर गई। मीर के लबों पर हया की इस हरकत पर मुस्कुराहट बिखरी। वो आहिस्ता आहिस्ता फासला ख़त्म करता उस तक आया और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी ठिकाए। उसके गिर्द बाजू का हिसार खींच गया, जबकि हया इस अचानक उफ्ताद पर बौखलाई और उसकी करीब से निकलने को मचली। मीर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें प्लीज़ मुझे। जबकि मीर तो ऐसा हो गया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो उसके कंधे से बाल उठाता उस पर झुका और दहकता लम्स वहाँ छोड़ा। अब उसका रुख बदले उसके लबों पर झुका और अब उस पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब की। लेकिन हया उसका इरादा जानते पूरा जोर लगाए उसके हिसार से निकली और पूरी ताकत से उसके सीने पर हाथ रख उसे पीछे की जानिब धकेला और साथ ही ज़ियानी होकर चिल्लाई, दूर रहिए मुझसे आप। मैं कल से आपकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी हद भूल जाएं और नफ्स के पुजारी बन जाएं। जबकि मीर को उससे इतने शदीद रवैये की उम्मीद न थी। मीर को लगा हया ने उसे धकेला नहीं धुतकारा है, जो उसकी अना पर वारकारी साबित हुआ। वो पागल सा होकर आगे बढ़ा और उसके दोनों बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा, मेरी हद? क्या है मेरी हद? बताऊं तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हया मुझे धुतकारते हुए? ये मत समझना हया कि मैं नफ्स का मारा हूँ। अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए तुम तक आया था, वरना जज्बा, वो जज्बा कोई और था। उस जज्बे के तहत मैं हर बार तुम तक आया, लेकिन तुमने हर बार कन्नी कतराई। मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं। तुमने मेरी नहीं, मेरे जज्बों की तौहीन किया, जिसकी तुम्हें हरगिज़ माफ़ी नहीं मिलेगी। जाओ तुम यहाँ से, और कोशिश करना कि अपनी शक्ल ना दिखाओ मुझे। वो उसे धकेलता हुआ वॉशरूम में बंद हुआ, जबकि हया वहीं ज़मीन पर गिरे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वाकई मीर ने उसे इतना सब कहा। आंखों में आए ढेर सारे आंसू वो पीछे धकेलती उमड़ती सिसकी का गला घोंटती वहाँ से जूबी के कमरे में आ गई, जबकि दूसरी तरफ मीर शावर के नीचे खड़े वो सब समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई हया उसे इतना गिरा हुआ समझती है कि उसे नफ्स का पुजारी कह गई? भला कब उसने हया से बदतमीजी की थी? हाँ, छोटी मोटी जसारतें की, लेकिन वो इन सब का इतना गलत नतीजा निकालेगी, मीर का सोच सोच कर दिमाग शल हो रहा था, जिस पर ठंडा पानी भी कोई असर न कर सका। क्या वाकई उसके नसीब में बीवी की कुर्बत नहीं थी, बीवी की मोहब्बत नहीं थी? क्या वो इतना बदकिस्मत था? 11 साल वो अपनी पहली बीवी को वक्त देता रहा, लेकिन वो ना बदली, ना उसे बदलना था और ना वो बदली। और अब दूसरी, जिसे उसका छूना इतना बुरा लगा कि वो उसे हवस का पुजारी कह गई। बहुत सा भीगने के बाद वो शावर बंद करता बाहर निकला और उसी हालत में बेड पर औंधे मुंह गिर गया। आंखें बंद होने तक यही सोच उसके दिमाग में घूम रही थी कि वाकई वो मोहब्बत के मामले में बिल्कुल कोरा था। सारी रात ठंडे पानी से भीगने का नतीजा ये निकला कि सुबह तक वो बुखार में जल रहा था, जबकि दूसरी तरफ हया तमाम रात रोती रही और यूं ही रोते रोते काफ़ी देर उसकी आंख लगी। नतीजा सुबह उसका सर भी शदीद सर दर्द से फटा जा रहा था। वो जैसे ही उठी कराकर दोनों हाथों से अपना सर थाम गए। जूबी, जो अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, उसे यूं सर पकड़े देख उसकी तरफ आई। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो उसके सामने आते बोली। नहीं, सर बहुत दर्द कर रहा है, वो बमुश्किल बोल पाई, जबकि लहजे से ही वाज़ेह था कि वाकई सर बहुत दुख रहा है। अरे तो फिर आप उठी क्यों हैं? लेटी रहें, मैं अभी आपके लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, कहते साथ ही वो उसे लिटाने लगी। अरे ये क्या, आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? क्या आप रोती रही हैं? जूबी, जो उसे लिटा रही थी, उसकी नज़र हया की सुर्ख अंगारा होती आंखों पर पड़ी, इसलिए उससे इस्तफसार कर गई। और हया तो वैसे ही भरी हुई थी, उसे एक कंधे की ज़रूरत थी जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपना हर गम रो धोकर भूल जाए। जूबी के पूछने की देर थी कि हया उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी, जबकि हया का इस तरह रोना जूबी को परेशान कर गया। क्या हुआ? जब वो बहुत सारा रो चुकी तो जूबी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही मम्मा बाबा की याद आ रही थी ना, तो दिल भरा। हया नज़रें झुकाए बोली। अब भला उसे क्या बताती कि उसके बाप ने हया का एतबार किरची किरची कर दिया था। और ये सच भी है कि सारी रात वो अपने बाबा को याद करते रोई थी। आर यू श्योर कि यही बात है ना? जूबी को पता नहीं क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं आया।
उसकी बात पर वो कुर्ब से सर हिला गई। अच्छा आप लेटे, मैं अभी आई। वो उसे आहिस्तगी से लेटाते खुद बाहर की जानिब आई। सरवरी खाला, नाश्ता तैयार है, उसने टेबल पर बैठते हुए कहा। इरादा हया के लिए नाश्ता रूम में ले जाने का था, जबकि खुद वहीं टेबल पर रखकर ब्रेड पर जैम लगाकर प्लेट में रखे, साथ चाय और कप का भी। फर्स्ट एड बॉक्स तो पापा के रूम में, उसमें पेन किलर होगी। खुद ही बुड़बुड़ाती वो बाप के कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन जूं ही दरवाज़ा खोला, मीर को बेड पर यूं आड़ा तिरछा सोता देख उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी, मीर के पास पहुंची। बाबा, उसे कंधे से पकड़ कर हिलाया, मगर कोई फायदा ना हुआ। उसने किसी एहसास के तहत उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो उसे लगा जलते तवे पर हाथ रख बैठी हो। सरवरी खाला प्लीज़ जल्दी आए, वो चीख चीख कर उन्हें बुला रही थी। सरवरी खाला हड़बड़ी में मीर के कमरे की तरफ भागी। साथ वाले कमरे में हया तक भी जूबी के चिल्लाने की आवाज़ गई। वो भी अपने दुखते सर को पकड़े उठ बैठी और पाँव में जूती पहनती कमरे से निकली। क्या हुआ बीबी? सरवरी खाला घबराई लहजे में बोली। बाबा को देखे ना। तब तक हया भी कमरे में आ चुकी थी। क्या हुआ जूबी बच्चे? हया ने पूछा। मामा बाबा को देखे ना, बाबा को बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। वो हया के कंधे पर सर रख के सिसकते हुए बोली। हया ने इस सब में जूबी को खुद का माँ कहना बहुत शिद्दत से महसूस हुआ। जूबी, आप तो बाबा की बहादुर बेटी हो ना, प्लीज़ रो नहीं, चलो संभालो खुद को, शाबाश। वो जूबी का सर अपने कंधे से उठाती, उसकी पेशानी पर बोसा देती, उसका गाल थपथपाते बोली और मीर की जानिब बढ़ी। हया ने उसे हिलाया पर वो नीम बेहोशी की हालत में था। फिर जूबी से कहकर हया ने मीर को सीधा करके बमुश्किल उसका सर तकिए पर रखा। सरवरी खाला, ऐसा करें कोई कपड़ा और थोड़ा सा ठंडा पानी किसी बाउल में लेकर आए, और जूबी आप अपनी किसी फैमिली डॉक्टर को जानती हैं तो उन्हें कॉल करो, हरी आप। हया ने बारी बारी दोनों को हिदायत दी। हाँ बाबा के दोस्त हैं जैन अंकल, बाबा के मोबाइल में उनका नंबर होगा। जूबी सर हिलाती मीर के मोबाइल की तरफ बढ़ी। तब तक सरवरी खाला भी ठंडे पानी का बाउल कपड़े समेत ले आए। हया ने खाला से लेकर साइड टेबल पर रखा बॉल और उसमें कपड़े को भिगोकर कभी उसकी तपती पेशानी पर रखती तो कभी उसके दोनों हाथों पर बारी बारी। अभी उसे थोड़ी देर गुजरी होगी कि घर की इत्तलाई बेल बजी। जूबी भागने के अंदाज में गई। आने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर जैन था। हया उसे पहचान चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, जैन ने मोतबराना अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, कहकर वो आगे बढ़कर मीर को चेक करने लगा। ओ नो, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, ऐसा लगता है सारी रात भीगता रहा। क्या ऐसा ही है भाभी? और इसे बुखार कब से है? वो सवालिया नज़रों से हया को देखता बोला, जबकि हया को याद आया कल वो गुस्से से वॉशरूम में बंद हुआ था। पता नहीं, कल मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जूबी के कमरे में लेटी तो पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और नज़रें चुराते बोली, जिस पर जैन लब भींच कर सर हिला गया। मतलब उसका दोस्त सारी रात भीगता रहा और मोहतरमा को अपनी पड़ी थी। जैन को वो वक्त याद आया कि जब वो हया को हॉस्पिटल लाया था, कैसे तड़प रहा था उसका दोस्त। गुस्से में वो उसके बाद कुछ नहीं बोला, उसे चेक करके वहीं बैठ गया ताकि बुखार कम होने पर इंजेक्शन लगा सके। वो बार बार उसकी पेशानी पर हाथ रखता, कभी बार बार थर्मामीटर से उसका बुखार चेक करता। जूबी बच्चे, जाओ इस बॉल में ठंडा पानी ले आओ, जैन ने जूबी से कहा। मैं ले आती हूँ। जैन के हाथों से बॉल लेती हया जल्दी से आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से उसका बुखार कुछ कम हुआ तो जैन ने उसे इंजेक्शन दिया, जिससे मीर को सुकून आया। थोड़ी देर और रुककर तसल्ली करने के बाद जैन ने चंद दवाइयाँ लिख कर दी और दवाइयाँ और कुछ हिदायत जूबी को दी। वो हया से बात ही ना कर रहा था। उसे सच में हया की अपने दोस्त से बढ़ती जाने वाली लापरवाही पर शदीद रंज हुआ। ओके डियर, अब मैं चलता हूँ, बाबा का बहुत ख्याल रखना है, समझी आप? जैन उसका गाल थपथपाता अपना बैग लेता चला गया, जबकि हया से दोबारा उसने कोई बात ना की। हया को उसका रवैया कुछ सर्द लगा। मैं गार्ड से दवाई मंगवाती हूँ, सरवरी खाला कहती नीचे की जानिब बढ़ी, जबकि जूबी अब मीर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। हया को अपना आप उस सब में मिसफिट सा महसूस हुआ। कुछ वो जैन के सर्द रवैये की वजह से उलझी थी। इसी उलझन में वो किचन में आई और अपने लिए चाय बनाई। कुछ ख्याल आने पर उसने फ्रिज से एक चिकन का पैकेट निकाला और मीर के लिए सूप बनाने के लिए कमर बस्ता हुई। वो मीर के कमरे में आई, जूबी रूम में नहीं थी। उसने आगे बढ़कर मीर की पेशानी पर हाथ रखकर हरारत चेक की। अभी भी उसकी पेशानी हल्की सी गर्म महसूस हुई थी हया को। मीर नींद में हल्का सा करा रहा था। हया ने उसे कराते देख उसका सर दबाना शुरू कर दिया। यूं ही दबाते दबाते उसकी भी आंख लग गई और वो बैकग्राउंड से सर टिकाए ऊँघने लगी, जबकि हाथ हनूस मीर की पेशानी पर धरा था। जूबी जब कमरे में आई, उस नज़ारे को देख वो चुपके से कैमरे में ये मंजर कैद करती। जिस तरह आई थी उसी तरह खामोशी से रूम का दरवाज़ा बंद करती निकल गई। मीर नींद में बेचैन होता आंखें वाह कर गया।
उसने अपने बहुत करीब हया को देखा जो उसकी पेशानी पर हाथ धरे सोने का शुगल फरमा रही थी। मीर का दिल किया उसे हाथ बढ़ाकर छू ले। अपनी इस सोच पर अमल करता वो उस तक हाथ लाया। हवस के पुजारी हैं आप। इस जुमले के याद आते ही उसने अपने आप को इस सोच से बाज रखा। वो हाथ की मुट्ठी को भींच गया। मैं हवस का पुजारी, वो बुड़बुड़ाया। एक झटके से उठ बैठा। मीर को लगा किसी ने गर्म शीशा उसके कानों में उंडेला हुआ भी। उसके उठने से हया की भी आंख खुल गई। आप उठ गए मीर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हया ने उसका बाजू पकड़ कर कहा। ठीक हूँ मैं, मुझे क्या हुआ है? कहते साथ ही उसने अपने बाजू से उसका हाथ हटा दिया और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप? हया ने दोस्ताना लहजे में उससे पूछा। वॉशरूम, वो यक लफ्ज़ी जवाब देता बिना उसकी कोई और बात सुने वॉशरूम में बंद हो गया। जबकि हया किचन में जाकर उसका सूप गर्म करके लाई। तब तक वो वॉशरूम से निकलता टॉवल से मुंह साफ करता आया और उसे नज़रअंदाज करता बेड पर बैठकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। मीर, हया आंसू पीते हिम्मत करती उसकी तरफ बढ़ी। उसके पुकारने पर वो आंखें खोलता उसकी तरफ खाली नज़रों से देखने लगा। ये सूप पी लें, आप बेहतर फील करेंगे। वो ट्रे उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली। रख तो पी लूँगा, रुखाई से कहता वो करवट बदल कर लेट गया। जबकि वो ट्रे साइड टेबल पर रखती वहाँ से जाने लगी जब मीर ने उसे पुकारा। उसकी बात पर वो पलटी। डांते हुए लाइट ऑफ करती जाना, आंखों में रोशनी चुभ रही है। उसकी बात पर वो सर हिलाती वहां से चली गई। लाइट ऑफ करती वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। बीबी जी, ये साहब की दवाई। तभी सरवरी खाला ने उसे आकर कहा। हया ने उससे दवाइयों का लिफाफा लिया और कमरे में आ गई। लाइट ऑन की। रोशनी पर मीर ने उसे मुदी मुदी नज़रों से देखा। वो हलक तर करती आगे बढ़ी। मीर, आप सूप पी लें, ठंडा हो रहा है, फिर दवाई भी लेनी है। वो नज़रें झुकाया आहिस्तगी से बोली। रख दो, जब लेनी होगी ले लूँगा। वो फिर रुखाई से बोला। उसके रवैये में कोई लचक न थी। लेकिन मीर, वक्त पर दवाई लेना ज़रूरी, वरना आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अब के वो उसे समझाने के अंदाज में बोली। होनी है तो हो जाए, आई डोंट केयर। बाय द वे, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? अब के वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठा। नकाहत की वजह से उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं बीवी हूँ आपकी मीर, मुझे परवाह नहीं होगी तो किसको होगी? जाने वो किस रो में कह गई थी। अच्छा, लेकिन तुम तो मुझे अपना शोर समझती ही नहीं हो। तुम्हारे नज़दीक तो मैं हवस का पुजारी हूँ और हवस के पुजारी से इतनी हमदर्दी। मीर कहते हुए खुद अजियती से खुद पर हंसा, जबकि उसके हंसने से हया का दिल चाहा वो कहीं डूब मरे। मुझसे गलती हो गई, मैं वो आपको सब नहीं कहना चाहती थी, प्लीज़ मीर। हया को उसकी बात तड़पा गई। उसे वाकई एहसास हो रहा था वो बहुत गलत कह चुकी है। जाओ हया, और कोशिश करो कि कम ही मेरे सामने आया करो, क्योंकि जूं मैं तुम्हें देखूंगा मेरी अजियत बढ़ेगी। हया को उसके ये अल्फाज छाँव से जलती धूप में ले आए थे। वो मुंह पर हाथ रखती वहाँ से बाहर चली गई। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना सॉरी, जबकि मैं तुम्हारे कहे लफ्ज़ों की अजियत से सारी रात तड़पाऊँ। थोड़ी तड़प तुम्हें भी तो। और फिर वाकई ऐसा हुआ। मीर ने उसे बुलाना छोड़ दिया। वो मीर जिसने उसकी टेबल अपने ऑफिस में रखवाई थी कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होते नहीं देख सकता था। अब सारा सारा दिन गुजर जाता लेकिन वो हया की तरफ नज़र न डालता था। जूबी भी उन दोनों के दरमियान छिड़ी सर्द जंग से वाकिफ़ हो गई थी। वो भी परेशान थी लेकिन उसके हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था। हया भी अब पॉइंट से ऑफिस आती जाती थी। मीर ने उसे इस पर भी कुछ नहीं कहा कि वो अपनी मर्जी की मालिक है। सिर्फ इतना कहा था, जो अपने लिए कुछ भी सोचकर करेगी उसे कोई एतराज़ नहीं था। और हया जो इसलिए पॉइंट से जाने लगी थी कि शायद मीर कुछ कहे, मगर उसके जवाब पर दिल महसूस कर रह गई। वो अपने काम भी जो हया करने लगी थी सब सरवरी खाला से करवाने लगा था। उन दिनों मीर कई बार गांव का चक्कर लगा चुका था, लेकिन अब वो जूबी को साथ नहीं लेकर जाता था। पता नहीं उसे मीर ज़ैगम और शाज़मा को क्या कहकर मुतमईन किया था उसने, पर जो भी हो जूबी उस पर बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों जुमा का दिन था जब मीर ऑफिस से घर आया, जबकि हया पॉइंट मिस होने पर ऑफिस नहीं जा सकी। जुमे में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया था। वो अपने रूम में आ गया। हया उसके लिए पानी लेकर आई तो वो अलमारी के आगे झुंझलाया सा खड़ा था। मैंने सरवरी खाला से कहा भी था। वो गुस्से में खुद ही बुड़बुड़ाया। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? एनी प्रॉब्लम? हया उसे झुंझलाते देख कर बोली। हया की बात पर वो एक नज़र उस पर डालता ना में सर हिला गया, जबकि वो मायूस हो गई। मीर खामोशी से अपना वाइट सूट निकाले कमरे में मौजूद इसी स्टैंड तक आया। जबकि हया को समझ आ गई उसके झुंझलाने की वजह। सर लाइन मैं कर देती हूँ, हया ने कहा। इट्स ओके, मैं कर लूँगा खुद, आदत है मुझे, वो रूखे लहजे में बोला। सर आप नहा लें, तब तक मैं प्रेस कर देती हूँ, वरना जुमा निकल जाएगा।
हया के कहने पर मीर ने घड़ी की तरफ देखा। वाकई बमुश्किल 10 मिनट रहते थे। जुमे के खुतबे में वो सर हिलाता वॉशरूम में घुस गया, जबकि हया उसके कपड़े इस्त्री करती अजीब मुश्किल में फंसी थी। वो कलफ लगा सफ़ेद सूट जितनी भी बार इस्त्री मार रही थी, सिलवटें निकल के नहीं दे रही थी। जल्दी जल्दी में उससे जैसे हो सका उसने किया। इतने में वो नहा कर पुराने कपड़ों में बाहर आया। हया ने जल्दी से कपड़े पकड़ाए उसे। जल्दी जल्दी में ऐसे ही हुए। वो बात करने की गर्ज से बोली। वो इतने में ही खुश थी कि मीर ने अपनी कसम तो तोड़ी। ठीक है, मैं जुमे पर जा रहा हूँ, ना कि किसी मॉडलिंग शो में। उसका दिल चलाता वो ड्रेसिंग रूम में चला आया चेंज करने को। कितने प्यार से किए थे, क्या था अगर थैंक्स ही कह देता, खड़ूस कहीं का। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देखती जुबान चिढ़ाने लगी। तभी मीर ड्रेसिंग से निकला, टोपी सर पर पहनता उजलत से रूम से जाने लगा। हया पीछे ही थी। कुछ याद आने पर मीर हया की तरफ मुड़ा और बोला, मैं जुम्मा से फारिग होकर गांव चलूँगा और वापसी शायद इतवार की शाम हो। क्यों? बिला अख्तियार हया के मुंह से फिसला। ज़रूरी काम है, कहते ही मीर की आंखों में नमी सी डोरी। गार्ड्स नीचे हैं, जहाँ भी जाना उनके बगैर न जाना। जूबी का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वो कहते हुए चला गया। इतना सब कुछ बोल दिया था जो कह देते। जूबी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना, वो चिढ़ते हुए बोली। वो मीर जिसकी तवज्जो पर वो चिढ़ जाती थी, अब उसकी ज़रा सी बेरुखी उससे सही नहीं जा रही थी। थोड़ी देर तक जूबी भी अकेडमी से आ गई। तब तक वो नमाज अदा कर चुकी थी। जुमा होने की वजह से वो जल्दी जाती और जल्दी आती। दोनों ने साथ ही लंच किया, लेकिन आज जूबी चुप चुप सी थी, जिसे हया ने शिद्दत से महसूस किया। वो जूबी जो बात से बात निकालती थी, अब उसके सवाल जवाब में सिवाय हाँ हूँ के कोई जवाब ना दे रही थी हाँ हूँ के अलावा। हया ने उससे पूछा, लेकिन वो टाल गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। जूबी अपने कमरे में आराम करने चली गई, जबकि वो मीर के रूम में आ गई। उसे न जाने क्यों मीर की याद आ रही थी। हालांकि अभी उसे गए 2 घंटे भी नहीं हुए। साइड टेबल पर पड़ी मीर की तस्वीर को उसने अपने सामने किया। 3 दिन मैं कैसे रहूँगी मीर, आपको देखे बिना। कहते कहते उसने फ्रेम पर अपने लब रख दिए। ये सच है कि अनजाने में न जाने कब वो मीर को चाहने लगी थी, लेकिन अब मीर उसको देखता भी ना था और ना ही बात करता था। ऑफिस में भी वही मीर को चोरी चोरी देखा करती। बार बार कोई बात समझ ना आने का बहाना करती, जिसे मीर पेशानी पर बल लाए उसे समझा देता। अंदाज ऐसा होता कि अब ना आना कुछ पूछने के लिए, लेकिन वो फिर ढीठ बनी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाए उससे अगला पॉइंट पहुंचने के लिए खड़ी हो जाती। कोशिश यही होती मीर उसे बुलाए, भले डांटे, लेकिन वो काम के अलावा कुछ ना कहता, ना ही वो उसे देखता। वरना उसे मालूम होता कि वो सरता पैर उसकी पसंद में ढलती जा रही है। रोज़ाना ऑफिस उसके दिलाए कपड़े पहनकर जाती, अच्छा सा तैयार होती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो उससे वैसे ही ट्रीट करता जैसे एक बॉस अपनी एम्प्लॉय को करता है, और घर में तो उसको यूँ इग्नोर करता जैसे घर में उसके और जूबी के अलावा कोई तीसरा फर्द हो ही ना। कभी कभी तो उसे लगता उससे ज़्यादा खुशनसीब तो सरवरी खाला है। कम अज़ कम वो उनसे बात तो करता था। झल्ली थी वो। कल तक उसका कुर्ब उसे अजाब से कम ना लगता, और आज वो खुद उसके लिए तड़प रही थी। लेकिन अब वो जान देने वाला पत्थर बन चुका था, जिसे पत्थर उसने खुद किया था। ये सब सोचते उसकी आंख लग गई। तकरीबन असर के अजान के वक्त उसकी आंख खुली। वो जल्दी से उठी। नमाज पढ़कर उसने घर में छाई खामोशी को महसूस किया। उसे अजीब लगा, क्या जूबी अभी तक सो रही है? कहते साथ ही वो जूबी के रूम में आई तो वो उसे कहीं ना दिखी। वो ज़रा आगे बढ़ी तो उसे बेड के साथ टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठी नजर आई। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी, शायद क्योंकि हया को उसकी सूसों की आवाज़ सुनाई दी। जूबी जान, वो उसके पास आकर बैठ गई। उसका सर घुटनों से उठा। हया, उसे सामने देखकर वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ मेरी जान, इस तरह रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? क्या कुछ हुआ है? वो उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिए बोली, जबकि वो नफी में सर हिला गई। नहीं, वैसे ही पापा की याद आ रही थी। वो चेहरा झुकाए रूंधी आवाज़ में बोली, उफ जूबी, पता है मैं कितना डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। इसमें रोने की कौन सी बात है, तुम उन्हें कॉल मिला दो, सिंपल। हया ने सलूशन निकाला। मेरी मजबूरी है कि मैं चाहकर भी उन्हें फ़ोन नहीं कर सकती। जूबी ने अपनी मजबूरी बताई। क्यों, कोई सिग्नल्स का इशू है क्या? तुम्हारे गांव में सिग्नल्स नहीं आते? हया ने कहा, आते हैं। फिर जूबी के कहने पर वो उलझी थी। वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। जूबी ने रोते हुए कहा, क्यों नहीं उठाएंगे? क्या नाराज़ हैं तुमसे? हया ने हसरत से कहा, नहीं, वो जहाँ हैं वहाँ फ़ोन नहीं होते। जूबी ने फिर बात गोल की। तुम क्या कह रही हो जूबी? प्लीज़ खुलकर बताओ मुझे। तुम्हारी पहेलियाँ मुझे समझ नहीं आ रही। अब के हया कुछ झुंझला कर बोली, मैं उन्हें कॉल इसलिए नहीं कर सकती हया क्योंकि वो मर चुके हैं। जूबी ने एक फ़ोटो फ्रेम हया की जानिब बढ़ाते हुए कहा।
जबकि उसकी बात पर हया नासमझी से कभी उसको और कभी फ़ोटो फ्रेम को देख रही थी, जहाँ एक खूबसूरत सी औरत और एक मर्द थे और उस मर्द ने 5 साला बच्ची को उठाया हुआ था। वो शख्स हूबहू मीर की तरह था, लेकिन वो मीर नहीं था। इतना तो हया अब उसे हिफ्ज़ कर ही चुकी थी। ये कौन है ज़ूबी? वो उस शख्स पर उंगली रखती बोली, ये मेरे पापा मीर अरहम अली हैं। मैं जब 5 साल की थी तो किसी ने आज ही के दिन पापा को गोली मार दी थी। जबकि ज़ूबी के इंकशाफ पर हया सख्ते में चली गई। इसका मतलब मीर तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है? हया ने सरसराते लहजे में पूछा। नहीं, ज़ूबी ने जवाब दिया, वो मेरे चाचू हैं। पापा की वफ़ात के बाद नाना अब्बू लोग अम्मी को लेने आए थे। तभी दादा की मिन्नत समाजत पर बाबा ने अम्मी से निकाह की हामी भरी, लेकिन वो ना ही जानते थे मुझे बाप का नाम देने को वो सारी ज़िंदगी अपनी हकीकी औलाद को तरसेंगे। अम्मी ने कभी उन्हें अपना शोहर नहीं माना। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके आगे मीर की ज़िंदगी का खुलासा करने लगी। जूं जूं हया सुनती गई उसे अपना आप मुजरिम लगने लगा। भला जो बीवी के होते हुए भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ना गया था कभी, वो कैरेक्टर का ख़राब कैसे हो सकता था? अब रह रहकर हया को खुद पर गुस्सा आने लगा। क्या कुछ न वो उसे कह चुकी थी, यहाँ तक कि उसे हवस का पुजारी भी कह चुकी थी। दिल तो बहुत पहले ही वो हार चुकी थी, सिर्फ एक फांस थी, उसे भी ज़ूबी ने आज निकाल दिया था। ज़ूबी को हया ने नींद की टैबलेट देकर सुला दिया था। ज़ूबी के सो जाने के बाद वो मीर वाले रूम की तरफ आई। जब से हया को हकीकत मालूम हुई थी उसे एक पल चैन नहीं था। दिल करता था उड़कर मीर के पास पहुंच जाए। वो कितना तन्हा था, हया को अब इदराक हुआ था। वो हर नमाज में अल्लाह से शिकवा करती थी कि क्यों उसे उसके माँ बाप से दूर कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि खुदा ने बेहतर लिया तो बेहतरीन से नवाजा भी था। उसके शोहर में हर वो खसूसियत थी जो किसी भी अच्छी लड़की का ख्वाब होता है। तभी वो उसकी बात बर्दाश्त ना कर पाया था, क्योंकि हया ने उसके किरदार पर उंगली उठाई थी। वो ये भूल गई थी कि जब उसके किरदार पर उंगली उठाई गई तो मीर ही आगे बढ़ा था और उसका साथ दिया था। हया को अब रह रहकर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था कि उसने मीर को कैसे इतना सब कुछ कह दिया। वो शदीद नाराज़ होंगे, अब मैं कैसे मनाऊंगी उन्हें। मीर बाद नमाज जुमा के गांव के लिए निकल गया। वहां पहुंचते ही ख़त्म का इंतज़ाम था जो मीर सागम करवा चुके थे। आज मीर अरहम अली की बरसी थी। ख़त्म कुरान के बाद सब गरीबों को खाना खिलाया गया। मीर की आंखें आज सुबह से ही बार बार नम हो रही थी। आज उसे शिद्दत से अपने जान से अजीज़ भाई की याद आ रही थी। उसे इस वक्त किसी के कंधे की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने अंदर का सारा गुबार बहा दे। मीर साईं, क्या सोच रहे हो? मीर जैगम ने उसे कंधे से हिलाया। अरहम साईं की याद आ रही है क्या? मीर जैगम ने खुद ही पूछा, जिस पर वो इस बात में सर हिला गए। बाबा साईं, वीर साईं हमें इतनी जल्दी क्यों तन्हा कर गए? कहते हुए वो मीर जैगम के गले लगकर आंसू बहाने लगा। याद तो उसकी खुद मीर जैगम को भी आ रही थी। बार बार दोनों बहुत छोटे थे जब उनकी जोजा उन्हें छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिली। उन्होंने खुद को उन दोनों के लिए वक्फ कर दिया। दूसरी शादी तक ना की कि बच्चों पर सौतेली माँ का साया वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मीर जैगम ने ही दोनों को माँ और बाप बनकर पाला था। फिर अरहम की ख्वाहिश पर अपनी भतीजी से अरहम की शादी की। अरहम को खुदा ने साहिब औलाद किया। उनका घर खुशियों का गहवारा बन गया। फिर उनके घर को नज़र लग गई किसी की, सब कुछ बिखरता चला गया। साईं हौसला करो, यूं रो मत, उसकी भी रूह तड़प रही होगी। वो माँ का बहुत चहीता था, इसलिए माँ के पास जाने की जल्दी की उसने। मीर जैगम उसके बालों में हाथ फेरते बोले, सरदार मीर साईं। तभी मुलाजिम ने पुकारा, वो जी बाहर नौशीन बीबी और अरमगान साईं आए हैं। उसने हारून की माँ का और छोटे भाई का बताया। फुप्पो साईं आई हैं। मीर ने अपनी आंखों से नमी साफ करते कहा, ऐसा करो उनको यहीं ले आओ। मीर जैगम के कहने पर मुलाजिम सर हिलाता बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों मुलाजिम की हमराही में अंदर आते दिखे थे। अस्सलामुअलैकुम अदा साईं। नौशीन ने आते ही मीर जैगम के आगे सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम नौशीन साईं। उन्होंने सर पर हाथ फेरते कहा, अस्सलामुअलैकुम मामू साईं। अरमगान ने भी मीर जैगम के आगे सर झुकाया। मीर जैगम ने उसके सर पर भी हाथ फेरा। अस्सलामुअलैकुम फुफ्फो साईं। आपके मीर ने नौशीन के आगे सर झुकाया। वालेकुम अस्सलाम मीर साईं। अल्लाह लंबी हयाती दे, ढेरों खुशियाँ दिखाए मेरे पुत्र को। उन्होंने मीर की पेशानी चूमते कहा, अस्सलामुअलैकुम अदा साईं। अरमगान मीर से बगल गिर होते बोला, बैठो। मीर ने अरमगान को अपने साथ बिठाया था। फूफो साईं, फूफा साईं का क्या हाल है? कोई बेहतरी आई क्या उनकी तबीयत में? मीर ने अपने फूफा जी का पूछा, जिनको काफ़ी अरसे पहले फालिज हुआ था, जिसके सबब वो चलने फिरने और बोलने से कासिर थे। अभी तक तो नहीं।
लेकिन डॉक्टरों ने काफ़ी बेहतरी की उम्मीदें दिलाई हैं। अब दुआ करो कि जल्द बेहतरी नज़र भी आए। नौशीन आंखों में नमी लाई बोली। आती मुलाजमा ने तब तक मुलाजमा खाने की ट्रॉली घसीटती अंदर लाई और लवाजमात शीशे की टेबल पर रखे और वो वहाँ से चली गई। हमारी दुआएं फूफा साईं बहुत जल्द पहले जैसे हो जाएं। आमीन, सबने यकबारगी कहा। कहो नौशीन बीबी, कैसे आना हुआ? मीर जैगम ने पूछा। तो दिल किया कि उसे मिलाऊं। पहले कब्रिस्तान गई थी भाभी साईं और अरम साईं से मिलने। आपसे और मीर साईं से मिले भी काफ़ी अरसा बीत गया। सोचा हाल अहवाल ले लूं। माशाल्लाह से सरदार भी बन गया, उसकी भी मुबारकबाद देती जाऊं। नौशीन ने तफसील बताई। हाँ, तुम्हारे देवर और उनके बेटे के सीने पर तो सांप लोटे होंगे। हाँ, तुम्हारे देवर और उसके बेटे के सीने पर तो सांप लोटे होंगे। पंचायत में भी खूब हंगामा बर्पा किया था। मीर जैगम के पूछने पर नौशीन ने सर हिलाया। और मैं मीर पुत्र को भी खबरदार करने आई थी कि पुत्र तो मोहतात रहे उनसे, क्योंकि नौमान की हालत इस वक्त उस जख्मी शिकारी की सी है जिसके आगे से कोई शिकार छीन कर ले जाए और वो बिलबिला कर रह जाए। नौमान को सरदारी का बड़ा गम लगा है पुत्र। आजकल वो घर भी नहीं आ रहा, सारा वक्त डेरे पर रहता है अपने आवारा गुंडों के साथ, न जाने कब क्या कर ले। हानी ने मुझे तुझे खबरदार करने भी भेजा है। नौशीन की बात पर मीर जैगम के चेहरे पर सोच की परछाइयां लहराईं, जबकि मीर भी सोच में डूब गया। उसे अपनी नहीं, अपने साथ जुड़े रिश्तों की परवाह थी। नौमान जैसे दरिंदे के लिए जानना कौन सा मुश्किल है कि वो शहर में कहाँ रहता है। हफ्ते में 1 से 2 चक्कर तो गांव के उसके ज़रूरी थे, कभी उससे भी ज़्यादा। अगर उसके पीछे नौमान ने अपनी कमीनगी से मजबूर होकर अपने पालतू कुत्तों के साथ उस फ्लैट पर हमला कर दिया तो क्या सोच रहे हो मीर पुत्र? नौशीन ने उसे सोच में डूबा देख पूछा। कुछ नहीं फुप्पो साईं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, जो होगा देखा जाएगा। मीर ने उन्हें मुतमईन किया। अदा साईं, मैं आपको कुछ याद करवाने आई थी। नौशीन ने अब मीर जैगम से कहा। कहो नौशीन, क्या चाहती हो? जबकि मीर भी उलझा था। ये वक्त मुनासिब तो नहीं है कि अरहम साईं की बरसी है, पर पता नहीं फिर मेरा कब चक्कर आना हो तो, आप बेफिक्र होकर कहें फुप्पो साईं। मीर के कहने पर वो हिम्मत पकड़ती है, एक नज़र मीर के साथ बैठे अरमगान को देख गए। जब जूबी पैदा हुई थी तो अरहम साईं से वो मैंने अरमगान साईं के लिए मांगी थी, क्योंकि मेरी अपनी बेटी कोई नहीं है। अल्लाह ने जो दी थी वो ले ली। खैर, उसकी अमानत थी सो ले ली, गिला नहीं। अरहम साईं ने मेरा मान रखा था कि दोनों के बड़े होने पर कोई रस्म कर लेंगे, लेकिन उसे भाभी साईं के पास जाने की बहुत जल्दी थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अरहम साईं के दिए अहद को पूरा किया जाए। मीर साईं, अदा साईं, मैं अब बहुत आस देकर आप दोनों के पास आई हूँ, मुझे खाली दामन न लौटाइएगा। नौशीन ने उन दोनों के आगे अपना दुपट्टा फैलाया, जबकि मीर ने बेसाख्ता उनके हाथ पकड़कर चूमे। अल्लाह का वास्ता है फुप्पो, शर्मिंदा तो ना करें। अगर भाई ने आपको अहद दिया था तो उसको पूरा करना वाजिब है। लेकिन मीर की बात पर मीर जैगम कुछ बेचैन हुए थे। बाबा साईं, अदा साईं फुप्पो को ज़ुबान दे चुके हैं। मीर ने जैसे कहना चाहा, मैं मजबूर हूँ। फिर भी एक बार शाज़मा साईं से तो बात कर लो, आखिर वो माँ है। मीर जैगम ने जैसे कुछ बावर करवाना चाहा। अदा साईं ठीक कह रहे हैं। मीर पुत्र, तुम शाज़मा से भी बात कर लो, पूरी तसल्ली से मुझे जवाब देना। नौशीन भी भाई का इशारा समझते बोली, जिस पर सरदार मीर बिना कुछ बोले इस बात में सर हिला गया। फुप्पो साईं, आप कुछ लेना। अरमगान साईं, तुम भी लो। मीर टेबल पर रखी एक एक चीज़ को फुप्पो के आगे करने लगा, साथ ही साथ आपस में गुफ्तगू भी करने लगे। रात को जब वो अपने कमरे में आया तो हस्बे मामूल शाज़मा को मुलाजमा से अपनी खिदमत करवाते पाया। मीर के आते ही शाज़मा ने आंख के इशारे से मुलाजमा को जाने को कहा, जबकि मुलाजमा मीर को सलाम करती वहां से चल दी। सरदार साईं, कैसे हैं आप? शाज़मा ने लगावट से पूछा, जबकि उसके पूछने पर मीर को हैरत का शदीद झटका लगा। पर वो सर झटक कर ड्रेसिंग के आगे खड़ा अपनी घड़ी उतारने लगा। फिर अलमारी की तरफ जाकर वहां से अपना एक सूट निकालकर वॉशरूम में घुसा। इरादा नहाने का था, क्योंकि वो अभी अभी कब्रिस्तान से लौटा था। फ्रेश होकर बाहर आया तो शाज़मा मुलाजमा से सोफ़े के आगे रखी टेबल पर खाना सेट करवा रही थी। ये दूसरा झटका था जो मीर को लगा। अपनी शादी के 11 सालों में ये पहली मर्तबा था कि शाज़मा उसके लिए खाना लगवा रही थी। वो दोबारा सर झटकता, ड्रेसिंग के आगे खड़ा होता, बालों में ब्रश फेरने लगा। सरदार साईं आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। शाज़मा सोफ़े के एक तरफ बैठती उससे बोली। वो भी ब्रश को रखता खाने की जानिब बढ़ा।
उसे वाकई ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि दोपहर से वो खाली पेट घूम रहा था। उसने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। वो चुपचाप सा जाकर सोफे पर बैठ गया। उसके बैठने पर शाज़मा ने प्लेट उठाई और उसके लिए खाना चुन दिया। साईं खाए ना, वो थोड़ा सा शर्माते हुए बोली। मीर को लग रहा था कि वाकई आज वो उसे हैरान करने पर तुली है। मीर ने खाना शुरू किया जबकि वो उसे टिकटिकी बांधे बस देखे जा रही थी। हाय शाज़मा, इतना अच्छा नसीब तेरा, तूने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। उसकी नज़रें मीर की मजबूत कलाइयों पर थी, फिर वहाँ से जाती उसके कुशादा चेहरे पर, घनी मूछों तले दबे लब, मोतियों जैसे दांत जिनसे वो आहिस्ता आहिस्ता निवाला चबा रहा था, हल्की सी बेड़ जो उसके चेहरे पर सजी थी। उसके घने बाल गीले होने की वजह से पेशानी पर बिखरे थे, हालांकि उसने अभी ब्रश किया था। फिर भी क्या बात है शाज़मा, मीर कब से उसकी नज़रें खुद पर मरकूज महसूस कर रहा था, इसलिए यूं खुद को टिकटिकी बांधे देख कर पूछा। वो मीर साईं, नहीं तो ऐसे ही। शाज़मा से कोई बात ना बन सकी। अब वो उसे क्या बताती कि वो अचानक ही उसे अच्छा लगने लगा है। और उसकी तरफ उसकी तवज्जो उसकी माँ ने दिलाई है, चूंकि मीर सरदार बन गया। अब जाहिर है सरदारी उसकी नस्ल में मुंतकिल होगी। जूबी तो एक ना एक दिन शादी करके इस घर से चली जाएगी। फिर मीर के बाद किसे सरदारी मिलती, मीर से तो कोई औलाद ही ना थी उसकी। फिर हमेशा हमेशा के लिए ये सरदारी खत्म हो जाती, या क्या पता मीर जैगम इसी सरदारी की वजह से मीर की दूसरी शादी करवा दे। यूं सरदारी उस नई आने वाली और उसके होने वाले बच्चे को मिलेगी। यहाँ आकर शाज़मा अपने खुद साख्ता खोल से निकली। वाकई इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब सोचना था। ये उसकी माँ की सख्ती से दी गई हिदायत थी और कुछ खुद का अंदर का लालच भी था। आप शहर कब जाएंगे, शाज़मा ने धीमे लहजे में पूछा। अभी चला जाऊं, वो शाज़मा की हरकतों से चिढ़ने लगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि आप इतवार तक तो ठहरेंगे ना। वो गड़बड़ा कर बोली। अब तक मीर से बात ऐसे करती थी जैसे मीर उसका अदना गुलाम हो, लेकिन अब जब गर्ज थी अपनी तो उससे बात करते जुबान बार बार साथ छोड़ने लगी। इरादा तो यही है, बाबा ने कल ज़मीनों पर साथ चलने को कहा है, और फिर गाँव में होने वाले एक दो मसलों का भी निपटाना है उन्हें। आपके मीर ने रसानियत से जवाब दिया। तुम नहीं खा रही, मीर ने उसका ध्यान खुद से हटाने के लिए यूं से हाथ पर हाथ धरे बैठे देखकर पूछा। नहीं, वो मैंने दोपहर का खाना शाम तक खाया था, इसलिए दिल नहीं कर रहा। उसकी बात पर मीर को हैरत तो हुई कि शाज़मा और खाने से मना कर दे, पर कुछ ना कहता सर हिला गया। मीर खाना खाकर उठा तो शाज़मा ने मुलाजमा को बुलाया। मीर खाने से उठा तो शाज़मा ने मुलाजमा को बुलाया ताकि बर्तन उठाकर ले जाए। मीर वॉशरूम से हाथ धोकर आया तो मुलाजमा से एक कप चाय का मंगवाया। मैं बना कर लाती हूँ, शाज़मा ने कहा। तो मीर के साथ साथ मुलाजमा भी हैरत में गिरफ्तार होती वहाँ से चल दी। शाज़मा भी बाहर निकल गई। मीर आकर कमरे की खिड़की में खड़ा हो गया। सामने लॉन का नज़ारा उसे साफ नज़र आ रहा था, जहाँ बहुत से गार्ड रखवाली के लिए हाथ में बंदूकें पकड़े खड़े थे। ये सब मीर जैगम का इंतज़ाम था मीर के लिए। मीर को इस सब से उलझन होती, लेकिन वो ना माने। बाप थे ना, एक बेटा खो चुके थे, दूसरे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे। गार्ड्स को देखते उसके जहन में आज फुप्पो के साथ हुई बातें गर्दिश करने लगी। मुझे शाज़मा से अभी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। फिर कुछ सोचता वो जेब से मोबाइल निकाल कर गार्ड से सूरत हाल मालूम करने के लिए फ़ोन मिला गया। उसका फ़ोन ब्लिंक करने लगा, जहां माई लाइफ लाइन लिखा आ रहा था। ये हया का नंबर उसने इसी नाम से सेव किया था। उसने लब भींचे और चौथी बेल पर कॉल रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम, मीर ने संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हया उसकी संजीदा आवाज़ पर मिनमिना कर बोली। कहो, कैसे फ़ोन किया? वो रगों में उतरती संजीदगी के साथ बात कर रहा था। आपकी खैरियत दरियाफ्त करना थी। आप खैरियत से पहुंच गए? हया के कहने पर न जाने क्यों मीर की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। मैं ना तो कोई बच्चा हूँ और ना ही पहली बार गांव आया हूँ जिसके लिए आपको मेरी खैरियत मतलूब हो। और वैसे भी मैं जान सकता हूँ क्यों इतनी फिक्र हो रही है आपको मेरी। आपके मीर ने तंज किया। मीर, मैं आपसे सॉरी कर तो रही हूँ, हया बिखरे हुए लहजे में बोली। इससे पहले कि मीर उसकी बात का जवाब देता, शाज़मा हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। मीर, आपकी चाय। शाज़मा की पुरजोश से आवाज़ फ़ोन के उस पार हया को भी सुनाई दी। थैंक्स, मीर ने चाय का कप उठाते कहा और फ़ोन के दूसरी तरफ किसी को मुतवज्जो ना पाकर फ़ोन कान से हटाया। कॉल नहीं काटी गई थी। हेलो, मीर खंकारा। जबकि दूसरी तरफ होश में आती वो शिकवा कर गई। मीर, मुझे तो आपने कभी चाय के लिए थैंक्स नहीं कहा।
क्या मैं इतनी बुरी चाय बनाती थी? जबकि मीर ने फ़ोन को कान से हटाकर उसे घूर कर देखा, फिर कान से लगा जैसे हया को घूरा। इस बारे में बाद में बात होती है, अल्लाह हाफिज़ कहते साथ ही मीर ने कॉल काट दी। जबकि शाज़मा को अपनी तरफ मुंतज़िर नज़रों से देखता पाया। क्या हुआ? वो पूछ गया। कैसी बनी है चाय मीर साईं? शाज़मा ने नज़रें झुकाए कहा, अच्छी है। मीर इतना ही बोला, बस अच्छी? जबकि अब मीर का मीटर सच में घूमा था। एक वो थी मोहतरमा जो कभी थैंक्स ना कहने गिला कर रही थी, और एक ये जिसे अपनी तारीफ कम लग रही थी। मीर खामोशी से बेड पर जा बैठा। शाज़मा यहाँ आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मीर के बुलाने पर शाज़मा खुश होती मीर के पास जा बैठी। जी कहिए मीर, मैं सुन रही हूँ। शाज़मा हमतन गोश हुई। शाज़मा आज दोपहर में नौशीन पुप्पो आई थी। फिर बड़े स्वभाव से मीर ने उसे सारी बात बताई, जबकि वो हैरान सी सुन रही थी। पर मीर साईं, ये कैसे मुमकिन है? ये जानते हुए भी कि वही लोग अरहम साईं के कातिल हैं, हम फिर जानते बूझते अपनी बेटी को क्यों कर वहाँ ब्याहेंगे? शाज़मा थोड़ा सख्ती से गोया हुई। शाज़मा, कातिल वही लोग हैं, उसका खाली शक है, और वो भी सिर्फ नोमान और उसके बाप पर। बाकी फूफो की फैमिली का उनसे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि फूफा साईं के साथ पेश आने वाले हादसे की वजह से हारून कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। हारून ने सब कुछ उनसे अलग कर लिया था, और वैसे भी मैं फूफो साईं को जबान दे चुका हूँ, क्योंकि ये मेरे अदा साईं की ख्वाहिश भी थी। वो सख्ती से वार्न कर गया, अगर आप हाँ कर चुके हैं तो कुछ सोच कर ही की होगी। वैसे भी आप ज़ूबी के बाप हैं, इसलिए बुरा उसके लिए बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। जबकि मीर को आज हैरत के झटकों पर झटके लग रहे थे, लेकिन वो नहीं जानता था अभी सबसे बड़ा झटका लगना बाकी है। मीर, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। शाज़मा उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, हाँ कहो। जबकि मीर की सारी तवज्जो अपने हाथों पर थी, जो उस वक्त शाज़मा के हाथों की गिरफ्त में थे। मीर, मैं जानती हूँ जब से हमारी शादी हुई है आपके साथ नाइंसाफ़ी होती आई है, और ये नाइंसाफ़ी करने वाली कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया। आप प्लीज़ मेरी हर कोताही, हर गलती को माफ़ कर दें। वक्त गुजरा वक्त लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन आने वाले वक्त को हम बेहतर तो बना सकते हैं ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम पुरानी बातों को भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करें? शाज़मा ने आखिर में शर्माते हुए कहा, जबकि मीर तो उसकी बात पर सख्ते में चला गया। क्या हुआ मीर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? शाज़मा ने उसे खामोश देखकर कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त शाज़मा, एक पुरसकून नींद का मुतमनी हूँ। प्लीज़ इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मीर ने कहते हुए अपने हाथ शाज़मा के हाथ से छुड़वाए और बेड पर लेट गया। जबकि शाज़मा को मीर का कहना बुरा नहीं लगा। जाहिर है वो मीर को इतनी दफ़ा रद्द कर चुकी थी, अब मीर एकदम से तो मानने वाला नहीं था ना। वो ये सोचते हुए लाइट ऑफ करती बेड के दूसरी तरफ आकर लेटी, लेकिन बड़े हक से मीर के बाजू पर लेटती वो उसके सीने पर सर रख गई और आंखें मूंद गई। वो शाज़मा थी, अपने मकसद के हसूल के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जबकि मीर शाज़मा की पेशकदमी पर सुन सा था। शाज़मा के लिए सारी बातें कहना आसान था, लेकिन ये तो मीर ही जानता था कि वो हर बारी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हर बार शाज़मा ने उसे रिजेक्ट किया। क्या ये सब भुलाना इतना आसान था उसके लिए? और अब जबकि खुद शाज़मा की तरफ जाने वाले हर दरवाजे वो खुद पर बंद कर चुका था, शाज़मा फिर से दस्तक देने लगी। जबकि दूसरी तरफ हया उसके सारे जज्बात को पत्थर में तब्दील कर चुकी थी। वो बच्चा नहीं था, अच्छी तरह समझता था हया का यूं बार बार उसके सामने ऑफिस के काम के बहाने उसके पसंदीदा कपड़े पहन कर आना, उसके आगे पीछे घूमना, उसके रवैये पर मायूस हो जाना। लेकिन वो क्या करता, चाहकर भी उसे हया के वो जहरीले जुमले नहीं भूलते थे। उसका दिल चाहा वो हया के पास जाए और उसे चीख चीख कर कहे, जिसे तुम हवस का पुजारी कह रही हो, उसकी बीवी उससे 11 साल की शादीशुदा जिंदगी को वर्जन की तरह गुजारने पर माजरत कर रही थी। मीर ने खुद से लगी शाज़मा को देखा, जो बिलाशुबा खूबसूरत थी, उसे खुद को मेंटेन रखना आता था। हवेली में सारा दिन वो यही तो करती थी। अपने हुस्न पर बहुत नाज था उसे। गांव में होने के बावजूद वो हर फैशन अपनाती, यूं कि वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लगती और जूबी की तो बहन लगती। लेकिन एक चीज़ मीर को उसके चेहरे पर ढूंढने से कभी ना मिली, वो थी मासूमियत। इसी मासूमियत ने तो मीर को हया का दीवाना बनाया था, वरना देखा जाए तो शाज़मा की खूबसूरती के आगे हया कुछ ना थी। मीर दिल ही दिल में दोनों का मवाजना करने लगा। शाज़मा गहरी नींद में जा चुकी थी, जबकि वो आंखें मूंद कर सोने लगा। हवस के पुजारी, एक बाज़ सी गूंजी थी मीर, और मीर की आंखों से आंसू निकलकर तकिए में जज्ब हुए। उधर मीर सो गया था, जबकि इधर हया की रात कांटों पर बसर हुई थी। मीर मुझसे इस कदर खफा हो चुके हैं कि मुझसे अब बात करना भी गवारा नहीं।
उसे मीर का इस बारे में बाद में बात करेंगे कहना बहुत बुरा महसूस हुआ। आज वो सारा दिन रूम से नहीं निकली थी। मुलाजमा भी यहीं थी, खाना भी उसने ही बनाया था। जूबी के जागने पर दोनों ने खाना खाया। दोनों ने चंदी लुक़मे लेकर हाथ खींच लिया। दोनों ही अपने अपने गम में डूबी महसूस ही न कर सकी। हया का दिल आज मीर के कमरे से निकलने का नहीं कर रहा था। यहाँ जा बजा मीर की यादें थी। वो उसकी चीज़ों को छू कर देखती, उनकी खुशबू अपने अंदर उतारती, मसरूर हो जाती। जब कुछ समझ न आया तो मीर को कॉल मिला दी, जिससे वो और ज़्यादा मलाल बढ़ गया उसका, क्योंकि वो शाज़मा को चाय के लिए थैंक्स कर रहा था। उसे बुरी तरह खुली ये बात, कभी उसे तो थैंक्स नहीं कहा। ये शिकवा भी वो जुबान पर ले आई थी, पर आगे से मिलते मीर के जवाब ने उसे सख्त मायूस किया था। वो कितनी देर मोबाइल हाथ में लिए सुन बैठी, खुद को यकीन दिलाती रही कि आया मीर ने उसे ये सब कहकर कॉल काट दी। फिर ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता न चल सका, और ना ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है। नसीर, तूने अच्छा नहीं किया, उसकी बड़ी बहन बरहमी से बोली। आपा मैं क्या करता, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि वो सब करना पड़ा। नसीर ने सफाई दी। तू रोज़े मैशर भाई को क्या मुंह दिखाएगा कि तू उसकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। हमीदा आपा ने जैसे कुछ याद दिलाया, पर आपा अब मैं थक चुका था उसे ज़माने के गर्म सर्द से बचाते बचाते। अगर वो उस भेड़िए के हाथ लग जाती तो मैं क्या कर लेता, कैसे मुकाबला करता उनका। अब इतना तो इत्मीनान है ना मुझे कि वो मजबूत हाथों में है। नसीर ने कहा, और तब क्या करेंगे जब इस अमानत का असल हकदार तुझसे उसे मांगने आया तो क्या जवाब देगा उसे तू। आपा जैसे अब भी उसकी बात से मुतमईन नहीं थी। तब की तब देखी जाएगी आपा, वो हवेलियों की बेटी। आपा हम गरीबों में आकर रुल गई थी, मेरे लिए ये जानते हुए कि मैं उसका सगा बाप नहीं, फिर भी मेरे इलाज के लिए इतना भागी, इतनों की मिन्नतें तरले किए, न जाने कैसे अपने ऑफिस के बॉस से पैसे मांगे। वो तो भला हो कि वो निमाना अच्छी नीयत का था। ये सोच कर तो मेरी अब भी रूह कांपती कि अगर कोई ऐसा वैसा उसे टकरा जाता तो आज मेरी बच्ची कहाँ होती। इसलिए मैंने लब सी लिए, उसकी रग रग से वाकिफ होते हुए भी मैं गूंगा बन गया ताकि वो उससे शादी कर ले। नसीर ने आज कुछ राज ना रहने दिया, सब बारी आपा को बता दिया। जब तुझे उस पर इतना यकीन था, उसे अपनी दुआओं में रुखसत करना था ना। आपा ने अब के ज़रा सख्ती से कहा। उसकी बीवी आपा को एक एक बात बता चुकी थी। आपा, आप मुश्किल से तो आप बिना आपा, अगर मैं ज़रा सी अपने रवैये में लचक लाता तो आपका क्या ख्याल है, वो हमें छोड़ती? बिल्कुल भी नहीं। उसे फिर भी यही फिक्र होती कि बाप की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, छोटे की फीस, ये वो। उसके लिए उसकी रुखसती के वक्त मैंने दिल को मजबूत इसीलिए किया। वो रोती रही, कुर्लाती रही, मुझे यकीन दिलाती रही, लेकिन मैंने उससे रुख फेर लिया ताकि वो मेरी आंखों में आई नमी ना देख सके। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों की नमी साफ की। आपा अमीरों की हों या गरीबों की, ये बेटियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं, नसीर कहकर फूट फूट कर रो दिया। साथ ही साथ उसका रोना आपा हमीदा की आंखें भी नम कर गया। मीर की आंख अजान से खुली, जो कुछ देर वो यूं ही लेट कर अजान सुनता रहा, साथ ही साथ दिल में अजान के कलमात दोहराता रहा। फिर उठ बैठा। शाज़मा, शाज़मा, उसने शाज़मा का कंधा हिलाया। वो जो करवट के बल लेटी थी रुख मोड़कर नींद में बोली, नमाज पढ़ लो, टाइम हो गया है नमाज का। मीर ने कहा, क्या है मीर, सोने देना, पढ़ लूंगी मैं, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है नमाज में। शाज़मा ये कहती रुख बदल गई, जबकि वो ठंडी सांस भरता वॉशरूम में चला गया। बावजू होकर सर पर टोपी ओढ़े वो मस्जिद की जानिब चल दिया। वहां से वापस आया तो मीर जैगम के साथ जमीनों पर चला गया। फिर दोनों की वापसी 7 बजे तक हुई। खिलाफे तवक्को शाज़मा भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। मीर और उसका बाप किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे जो गांव में दरपेश था, जबकि शाज़मा कुछ ना कुछ मीर की प्लेट में रख ही रही थी। मीर साईं, ये पराठे लेना। शाज़मा के कहने पर मीर ने इस बात में सर हिला और खाने लगा, वरना शाज़मा से कुछ बैद न था कि खुद उठा के खिलाने लग जाती। मीर शहर जाने का कब तक इरादा है? मीर जैगम के पूछने पर मीर ने उनकी तरफ देखा। खैरियत बाबा साईं? मीर ने पूछा। नहीं मीर, तुम नौमान को हल्का ले रहे हो, मेरी बात मानो तो पंचायत में फैसला करने के बाद फौरन गांव के लिए निकलो। तुम जूबी को सिर्फ गार्ड के आश्रय नहीं छोड़ सकते। जबकि मीर को बाप की बात समझ आ गई। जैसा आपको बेहतर लगे बाबा साईं। मीर ने इस बात में सर हिलाया। वो मीर साईं, मैं भी चलूं शहर आपके साथ क्या? शाज़मा ने मुदाखलत की।
तुम क्यों बहू? मीर ज़ैगम उसके बदले तेवर महसूस कर चुका था, लेकिन वो ना चाहता था कि शाज़मा शहर जाकर मीर की दूसरी बीवी से मिले। अभी वो जितना हो सकता था इस बात को दबाना चाहते थे। मैं वैसे ही बाबा साईं, बस जूबी की याद आ रही थी, वो बात खोल कर रही। तुम उसे कॉल करो। और बहू तुम अभी नहीं जा सकती जब तक कि मीर शहर में कोठरी नहीं ले लेता। ससुर की बात पर शाज़मा चुपकी रह गई, क्योंकि वो खुद ही थी जिन्होंने शहर से आकर रो रो कर मीर ज़ैगम को बताया कि वो उसे डरबेनुमा फ्लैट में रखना चाहता है, जबकि वो बड़े बड़े हवेली नुमा घरों में रहने की आदी है। अच्छा, वो दिल महसूस कर रह गई। अब क्या करती? शाज़मा हर जगह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे बैठी थी। मीर खुश था कि उसने फैसला इंसाफ के हक में दिया था। वो वहीं से शहर जाने के लिए गाड़ी में रवाना हुआ, साथ ही पीछे दूसरी गाड़ी गार्ड्स की थी। वो जल्द अज जल्द अपने अपार्टमेंट पहुंचना चाहता था, जबकि सारे रास्ते हया के बारे में सोचता आया। शाम का वक्त था जब वो पहुंचा। फ्लैट का दरवाज़ा अपने पास मौजूद की से खोला तो फ्लैट सुनसान था। वो बाहर लाउंज के सोफे पर ढह सा गया। यूं लगता था पैदल सफ़र करके आया। लगता है घर में कोई नहीं। मीर ने टाइम देखा तो जूबी को भी अकेडमी से आने में अभी वक्त था। मीर अपनी शॉल उठाता अपने रूम की जानिब चल दिया, जहाँ सामने हया उसकी वार्डरोब खोले न जाने क्या तलाश कर रही थी। मीर आगे बढ़ता अपनी कलाई से घड़ी उतारता ड्रेसिंग पर रखने लगा, साथ ही वॉलेट भी निकाल दिया। हया उसका कमरे में आना महसूस कर चुकी थी, लेकिन दानिस्ता तौर पर उसने नज़रअंदाज किया। शायद यूं ही वो अपनी कल वाली बात की नाराज़गी जताना चाहती थी। मीर ने कबर्ड की तरफ देखा तो उसके सारे कपड़े सलीके से रख रही थी। मीर ने हाथ बढ़ाकर एक आरामदेह सूट निकाला और बगैर कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। हया, तू वैसे ही उसके पीछे मर रही है, जबकि मीर को तो तेरी परवाह तक नहीं है। मिल जो आए हैं अपनी शाज़मा से, अब भला मुझसे क्या सरोकार होना है उन्हें। वो दिल ही दिल में तिल मिलाते हुए बोली थी, जबकि वो बाहर आता बालों को टॉवल से रगड़ रहा था। वो नहाया नहीं था, बस ऐसे ही बाल गीले किए थे। एक कप चाय मिल सकती है? मीर ने खुशगवार लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ सुनवाई का कोई मूड ना था। हया, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। क्यों, क्या शाज़मा जी ने नहीं पिलाई चाय? वो चाय पर जोर देते बोली। अलमारी के दोनों पट बंद करती वो वहाँ से जाने लगी। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, जबकि तुम भी कौन सा खुद मुझसे मोहब्बत करती हो? और फिर शाज़मा बीवी है मेरी, किसी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं था ना मैं। मीर की बात पर वो सर झुका गई। अब वो क्या कहती? जब से उसे इदराक हुआ है कि वो मीर से मोहब्बत करने लगी है और मीर के पास का पता चला है, तो मीर को छू कर गुजरने वाली हवा भी रकीब लगती है। क्या हुआ, जवाब दो। किस हक से तुम मुझे शाज़मा के नाम का ताना दे रही हो? मीर की बात पर उसने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। उसने तो यूं ही कह दिया था, ताना तो नहीं दिया था। वो अफसोस से सर झटक कर आगे बढ़ी। क्या तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है? मीर ने जाती हया का हाथ थाम कर कहा। उसे बुरा लगा था हया का जवाब ना देना। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सब सुन सकती हूँ। वो अपना हाथ छुड़वाते बोली। तो ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, साथ ही अपने कज़न का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहीं ले जाता, क्योंकि ये तो तय है हम आपस में कभी नहीं रह सकते साथ, वो भी इस सूरत जबकि तुम्हारे दिल में कोई और मेरी ज़िंदगी में। अब के मीर ने खुलकर बात की। सारे रास्ते वो हया और अपने रिश्ते को ही सोचते आया और आखिर में उसे यही फैसला ठीक लगा, जबकि हया उसकी बात पर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। शायद वो मजाक कर रहा, लेकिन उसे मीर के चेहरे पर कोई मजाक की रमक नहीं मिली। नहीं, इट्स ओके, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आंसुओं को पीछे धकेलती वो रुंधी आवाज़ में बोली, जबकि हलक आंसुओं से तर था। हया मीर से बाजू छुड़वाती भागती हुई जूबी के कमरे में बंद हुई, जबकि मीर अपने खाली रह जाने वाले हाथ को तके जा रहा था। हया बाजू छुड़वा कर नहीं गई, बल्कि साथ उसकी रूह भी खींच कर ले गई। हया जूबी के कमरे में आकर बंद हो गई। क्या क्या प्लान न किया था उसने मीर को मनाने के लिए, कि अचानक उसे सामने देखकर उसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। याद रहा तो सिर्फ ये कि वो उससे नाराज़ है, इसलिए उसके रूम में आने पर भी हया ऐसे हो गई जैसे उसने देखा ना। मीर जी, मुझे मालूम आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इसलिए बेफिक्र रहिए, आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी भी नहीं। काफ़ी सारा रोने के बाद वो शीशे के आगे आकर अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी, फिर रूम से निकल आई। मीर बाहर सोफे पर बैठ गया था। उसे देखकर यूं हुआ जैसे देखा ही ना। वो आंसू पीती वहाँ से चल दी। जाने से पहले वो उस तक आई। मैं जा रही हूँ मीर, वहाँ जाकर आपको खुला के पेपर भिजवा दूंगी, आखिरी उम्मीद के साथ कहती कि शायद वो उसे रोक ले, लेकिन उसकी खुशफहमी का महल धड़ाम से ज़मीन बोस हुआ जब मीर ने कहा, तुम्हारा जाना ही ठीक है हया, मैं तुमसे ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता। जवाब में वो कुछ ना बोली, बस चुपचाप वहाँ से चल दी, जबकि मीर को लगा वो उसकी रूह भी खींच कर साथ ले गई है। वो मोबाइल सोफे पर फेंकता दोनों हाथों से बालों को मुट्ठियों में जकड़ चुका था। शाज़मा ने जब से नए रिश्ते की शुरुआत का कहा था तो वो उलझ सा गया था। वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ बिना इंसाफ़ी हो,
इसलिए हया को अपनी मर्ज़ी से अपने कज़न के साथ ज़िंदगी गुजारने का कह दिया। वो एक और समझौता नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी में। वो नहीं चाहता था कि हया भी उस आग में सुलगे जिसकी तपिश से झुलसाई हुई थी। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने हया को वहाँ से जाने का कह दिया, ये जाने बगैर कि हया क्या चाहती थी। वो वहाँ से उठता अपने रूम में आया। उसकी हालत उस जुआरी की मानित थी जिसने जुए में अपना सब कुछ हार दिया हो। कुछ ख्याल आने पर उसने नीचे मौजूद गार्ड को फ़ोन मिलाया। हेलो, हाँ मैम नीचे आई हैं ना अभी? उसने गार्ड से पूछा। उन्हें जहाँ वो कहें बाहिफाजत छोड़ कर आओ। गार्ड ने न जाने आगे से क्या कहा कि मीर के माथे पर शिकने नमूदार हुए। तुम्हें उन्हें छोड़ कर आना चाहिए था। डैम इट, मीर ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। पता नहीं कहाँ गई होगी अब वो। मीर परेशानी से अपनी पेशानी मसलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आने वाली जूबी थी। हया, सो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई। आप जल्दी से तैयार हो जाएं पार्लर के लिए। देखना आपको ऐसा तैयार कराऊंगी ना कि बाबा देखते रह जाएंगे। वो आते साथ ही बैग सोफे पर फेंकती नॉन स्टॉप बोलती मीर के कमरे में आ गई। बाबा आप, लेकिन सामने मीर को देख वो खामोश सी रह गई। आप आज जा गए बाबा? जूबी दौड़कर मीर के बाजुओं से लगी। ये चीटिंग है बाबा, आपने तो कल आने का कहा था। पता है मैंने और हया ने आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था, बट आपने पानी फेर दिया। वैसे हया है किधर? उसने यहाँ वहाँ देखते मीर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। वो चली गई। मीर ने खुद से उसे अलग करते कहा जबकि चेहरा सपाट था। क्या मेरे बगैर चली गई? जूबी को बुरा लगा। हमने साथ जाना था ना? जूबी दुखी लहजे में बोली। कहाँ जाना था? मीर ने उलझे हुए लहजे में पूछा। अरे भाई, पार्लर मेहंदी लगवाने। आप दोनों की नॉर्मल शादी नहीं हुई ना, इसलिए मैंने और हया ने प्लान किया था कि जब आप कल आएंगे तो हया आपको दुल्हन के रूप में वेलकम करेगी। जूबी ने जोश में आते सारा प्लान मीर के गोश गुजार किया। अब हया अकेली चली गई। वो आ जाए, अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगी। सख्त नाराज़ हूँ मैं उससे। हाँ नहीं तो। जूबी अपनी धुन में बोले जा रही थी जबकि मीर को लगा वो ज़लज़ले की ज़द में हो। इसका मतलब हया हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मीर खुद से मुखातिब हुआ। हाँ, तभी तो उसे मेरी इतनी फ़िक्र हो रही थी। ओह खुदाया, ये मैंने क्या किया? एक बार उससे पूछ तो लेता। आते साथ ही हुक्मनामा जारी कर दिया। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? जूबी को अब एहसास हुआ कि वो कब से बोले जा रही थी जबकि मीर किसी और ही सोच में गुम था। वो चली गई जूबी मुझे छोड़कर। मीर के कहने पर जूबी ने परेशानी से बाप की तरफ देखा, जैसे उनकी बात समझने की कोशिश की हो। ऐसे कैसे बाबा? वो तो आपकी बर्थडे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, बार बार मुझसे पूछ रही थी मीर का फेवरेट कलर कौन सा है, उसे खाने में क्या अच्छा लगता है, वो किस रूप में मीर को ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर वो ऐसे सब कुछ अधूरा छोड़कर कैसे चली गई बाबा? उसके जाने का सुनकर उसे भी सदमा लगा था। जूबी को तो अब फिक्र हो रही थी अपने बाबा की। कितनी खुश थी ना वो सुबह से। जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने आई, हया ने उसे अपने ऑफिस ना जाने का प्लान बताया। तभी जूबी ने कहा, ये अच्छा है, इसी महीने मीर की बर्थडे भी है तो ये उनके लिए बर्थडे सरप्राइज़ हो जाएगा। सब प्लान करके वो कॉलेज गई थी कि वहाँ एक फ्रेंड की मामा का पार्लर था तो उनसे अपॉइंटमेंट भी ले आएगी। शॉपिंग का उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोचा था। फिर जब वो कॉलेज से वापस आई तो हया को पार्लर का बताया जो उनके ही एरिया में था। हया मुश्किल से ही सही मेहंदी लगवाने को मान गई थी। बकौल उसे मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं थी, लेकिन जूँ ही जूबी ने बताया मीर को पसंद है, उसने आमादगी जाहिर की। खाना खाकर कुछ देर ऑनलाइन शॉपिंग करके जूबी हया को टाटा बाय बाय करती अकेडमी चली गई। और जब पुरजोश सी वापस आई तो हया ही गायब थी। महीने से ऊपर होने को आया था हया को यहाँ से गए हुए। ना वो वापस आई और ना ही उसकी कोई खबर। मीर उन दिनों कुछ बुझा बुझा सा रहता था। जूबी बाप के दिल की हालत समझती थी लेकिन बेबस सी थी। उन्हीं दिनों मीर ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था कि पीएन ने किसी मोहम्मद नसीर के आने की इत्तला दी। कौन मोहम्मद नसीर? वो दिमाग पर जोर देकर बोला जबकि पियन को उन्हें अंदर आने का कहा। जबकि निगाहें दरवाजे पर ही मरकूज कर ली। आने वाले को देखता वो अदब से खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। मीर ने अपनी जगह से उठते हुए उनसे मुसाफिहा किया जबकि नसीर साहब उसकी इस अदा पर निसार हुए। आप यहाँ कैसे आए? आई प्लीज़ बैठिए ना। मीर उनको लिए सोफ़े की तरफ बढ़ा। वो मुझे इस शहर में कुछ काम था, सोचा हया की खैरियत पूछता चलूं। दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? अपने बाबा से तो बहुत नाराज़ होगी ना? नसीर साहब ने बेताबी से उसके बोलने का इंतज़ार किया। वो मोहतरम, असल में बात यह है कि मीर को समझ ना आई कि वो कैसे कहे कि हया तो यहाँ नहीं है। मीर ने शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा,
तो कहाँ है मेरी बच्ची, वो सही सलामत तो है ना। मीर की बात पर उन्हें धड़का सा लगा, कहीं नोमान उन तक पहुँच तो नहीं गया था। वो तो अपने कज़न के पास गई। मीर ने इत्तला दी। कौन से कज़न के पास? नसीर की छठी हिस्सा अलर्ट हुई। हया की फुप्पो का बेटा, इनफैक्ट जिससे पहले हया की मंगनी हो चुकी है, और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ये बात कहते मीर के दिल पर छुरियां चल रही थी। मेरी बेटी कहाँ है साहब, सच सच बताइए, कहीं आपने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? वो अब बात दबाने को कहाँ गढ़ रहे थे वो अब बात दबाने को कहानी गढ़ रहे थे। नसीर अब गुस्से से चिल्लाए, मोहतरम मैं क्यों हया को कुछ करूँगा? ये सच है वो अपनी फुप्पो? कौन सी फुप्पो? कैसा कज़न? मीर साहब, एक ही बड़ी बहन है मेरी जो बेवा हो जाने की वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और जिसके पास अभी हम ठहरे हुए हैं। नसीर के इंकशाफ ने मीर को गुम कर दिया। ये कौन सा कज़न रातों रात उसका पैदा हो गया? कभी आपने उससे उसके कज़न का नाम वगैरह जानने की कोशिश नहीं की? अब अल्लाह जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। नसीर दोनों हाथों में सर झुकाए बैठा अपनी हरमा नसीबी का मातम कर रहा था। क्या सोचकर उसने हया का हाथ मीर के हाथ में दिया था, लेकिन वही हुआ ना जिसका डर था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो पाँव पड़ता हूँ, मेरी बच्ची मुझे ला दो, वो मेरे पास किसी की अमानत है, प्लीज़। नसीर साहब बाकायदा उसके पैरों में जा बैठे। मीर ने तड़प कर उनसे दूरी इख्तियार की। आप क्या कर रहे हैं ये, उठें यहाँ से। मीर ने उन्हें उठाकर सोफे पर बिठाया और खुद उनके कदमों में जा बैठा और उनके दोनों हाथ थाम लिए। देखिए अंकल, आप मेरे पापा जैसे हैं, बल्कि हया की वजह से मेरे भी पापा हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। प्लीज़ यूँ मेरे पाँव पकड़ कर मुझे शर्मिंदा तो ना करें। मुझे नहीं मालूम कि हया ने वो सब मुझे क्यों और किस बुनियाद पर कहा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, हया जहाँ भी होगी, जिस हाल में भी होगी, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूँगा। वो समझ सकता था नसीर साहब की हालत। आखिर को खुद एक बेटी का बाप था। वो उन्हें उम्मीद दिला रहा था, जबकि वो ये तक नहीं जानता था कि उसे ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हो जाए, उन्हें नहीं जो सामने ही ना आना चाहते हो। उसका अंदाज मीर को आने वाले दिनों में बखूबी होने वाला था। मीर और जूबी गांव में थे, क्योंकि नौशीन बेगम ने जूबी और अरमगान की मंगनी का कहा था। अब जबकि शाज़मा को भी एतराज़ ना था तो मीर ने हाँ कर दी थी। वो समझता था जूबी भी हया के जाने से काफ़ी उदास है, शायद इसी तरह वो हया को भुला सके, जबकि वो खुद को वक्त के धारे पर छोड़ चुका था। वो शाज़मा को कबूल कर चुका था एक बीवी के रूप में, लेकिन दिल में वो आज भी हया के नाम पर सिसक उठता था। 3 महीने होने को आए लेकिन वो नहीं मिली। मिस हया, मैम कह रही हैं कि हमें आज हवेली जाना होगा। क्यों? हया ने अपने साथी का चेहरा देखा। हवेली से दावत आई है, आज यहाँ के सरदार की बेटी की मंगनी है। उसकी साथी रुबीना ने बताया। सॉरी यार, तुम सब चली जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, हया ने माजरत की, जबकि उसकी साथी ने मुंह बिसोरा। क्या यार हया, कोई इतना आदम बेजार कैसे हो सकता है? तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई चेंज ही नहीं, खौफ नहीं होती तुम्हें रोज़ाना एक जैसी लाइफ गुजारते हुए? कोई हल्ला गुल्ला नहीं यार, कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगता है, जाने क्या क्या सोचती रहती हो, ऐसे तो तुम बहुत जल्दी पागल हो जाओगी। रूबीना ने उसे अच्छी खासी सुना दी। अच्छा मेरी माँ, जब टाइम होगा तो देखा जाएगा, फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है तो क्या मैं सो लूँ? वो हाथ जोड़कर बोलती लेट गई, जबकि वो हया का जवाब मैम को बताने गई। जब हया सोने के लिए लेटी तो एक छोटा सा आंसू लकीर बनाता उसकी कनपटी से होता बालों में जज्ब हुआ था। वो कितनी खुश थी, उसे अपनी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। सुबह भी जूनी का दिमाग खाया सुबह सुबह भी जूनी का दिमाग खाया था, मीर की पसंद नापसंद पूछते हुए, और जूनी भी बगैर पेशानी पर बल लाते उसे सब बताती चली गई। लेकिन मीर ने बिना उससे पूछे, बिना उसकी सुने सिर्फ अपना एक फैसला सुना दिया। जूबी जब एकेडमी से घर आई, उसे घर ना पाकर उससे खफा हुई होगी, और जब उसे हया के जाने का मालूम हुआ होगा तो कितना दुख हुआ होगा। मीर ने जब उसे जाने का कहा था तो वो वहाँ से चुपचाप चली आई, जबकि दिल ही दिल में उससे शिकवा कुना थी। क्या मेरे इतने दिनों के रवैये से मीर को महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ? मीर के फ्लैट से निकलकर वो सड़क पर आ गई थी। जल्दी उसे रिक्शा भी मिल गया। हालांकि गार्ड ने कहा भी कि हम छोड़ आए, लेकिन वो बड़े सभाव से मना कर गई। किस हक से जाती जो मीर ने उसे दिया ही नहीं। रिक्शे में बैठते रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है। एक पल को उसका जहन माऊफ हुआ, उसे खुद नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है। फिर उसने रिक्शे वाले को गाइड किया और मतलूबा जगह पहुंचकर रिक्शे वाले को पैसे दिए। वो एक एनजीओ था जिसे अक्सर उसने ऑफिस आते जाते देखा था। वो अंदर गई और वहाँ की हेड से उसने
वहाँ की हेड पर उसने खुद को लावारिस ज़ाहिर किया। हेड ने उससे मुख्तलिफ सवाल पूछे जिसका वो बड़ी तसल्ली से जवाब देती रही। जब वो हया से मुतमईन हुई तो उसे अपने हॉस्टल में रहने की जगह के साथ जॉब भी दे दी। उनकी एनजीओ मुख्तलिफ गाँव में जाकर वहाँ के सर्वे करती, फिर जो उनसे बन पड़ता वो उनकी बेहतरी के लिए करते। ऐसा ही एक सर्वे वो मीर के गाँव भी करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें खुशी हुई क्योंकि ये गाँव बाकी गाँव की बदौलत थोड़ा एडवांस था, जहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई का भी खसूसी ख्याल रखा जाता था। बाकी गाँव की तरह नहीं जहाँ प्राइमरी तक स्कूल थे और वहाँ भी बच्चों की बजाय वडेरों के डंगर ही देखने को मिले थे, और लड़कियों की पढ़ाई का तो दूर दूर तक ना था कोई भी रिवाज। यहाँ के गांव वाले इस सब का क्रेडिट अपने हाल ही में बनने वाले सरदार को देते थे, जो उनकी फलाह बहबूद के लिए मुसलसल सरगर्म था, जिसने हाल ही में प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी तक करवाया और अब कॉलेज बनाने का भी इरादा था। यहाँ अस्पताल भी कुछ बेहतर था कि डॉक्टर गायब नहीं थे। सब जानने के बाद हया ने दिल ही दिल में उस सरदार को सराहा। उनको यहाँ आए तकरीबन 15 दिन हो गए थे और उनकी यहाँ आखिरी रात थी। सुबह उन्हें चले जाना था, लेकिन ऐसे में सरदार की हवेली से आई दावत पर हेड एहाना ने हामी भर ली, जिस पर हया झुंझला गई। पता नहीं क्यों से घबराहट होने लगी थी। हाल नौशीन बेगम अपने घर वालों के साथ हवेली पहुंच चुकी थी, जिसमें उसके जेठ और उनके बच्चे नोमान के वालिद थे। क्योंकि नौशीन का उनसे दोहरा रिश्ता था, वो उसकी सगी बहू यानी हारून की बीवी का मैका भी था, इसलिए उन्हें भी साथ लाना पड़ा। जबकि नोमान और उसके वालिद को देखकर वहाँ कोई खुश ना था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो खुशी के इस मौके पर कोई तमाशा नहीं चाहते थे। मीर सबको देखे जा रहा था। उसके बाबा और नौशीन पुप्पो आपस में मिल रहे थे। नौशीन बहुत खुश थी, आखिर को उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, और शाज़मा उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना न था। ये सब मीर की बदौलत था, और मीर पता नहीं बस सबको देख रहा था और अंदर ही अंदर खुद को यकीन दिलाए हुए था कि वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन है। अगर ऐसा है तो ये कसक कैसी है तबीयत में, ये इस तरह भी क्यों थी? अंदर की आवाज़ पर उसके कान लिपटे। हारून उससे बगल की रोता उसकी सोचों पर भी बांध गया। हारून से मिलने के बाद अरमगान के बगल की हुआ, जबकि नोमान और उसके वालिद ने सिर्फ हाथ मिलाने पर इत्तफाक किया। वो कुछ खास खुश नहीं थे इस रिश्ते से। पहले ही मीरों से जुड़ा रिश्ता उन्हें बहुत मुश्किल से हजम हुआ था। मिलने मिलाने के बाद मर्द सारे मर्दान खाने चल दिए और औरतें बाहर पंडाल में, जहाँ औरतों के बैठने का इंतज़ाम था। जबकि रामीन हारून की बीवी शाज़मा से ज़ूबी का पूछती उससे मिलने चली गई, क्योंकि उसे अपनी देवरानी से मिलने का बहुत इश्तियाक था। शाज़मा ने एक मुलाजमा को उसे ज़ूबी के पास छोड़ने को कहा। रामीन मुलाजमा की मयत ज़ूबी से मिलने चली गई। हया उठो हया, कोई ज़ोर ज़ोर से उसे झिझोर रहा था। हया ने आंखें खोलकर खुद को झिझोरने वाले को देखा तो ज़ूबी अब बत्तीसी दिखाती खड़ी थी, जिस पर उसे और तप चढ़ी। कौन सी कयामत आ गई है जो तुमने मेरी नींद खराब कर दी? हया उसकी हरकत पर चढ़ दौड़ी। अभी घंटा भर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। मैडम तैयार हो जाइए, ऊपर से ऑर्डर आया। रूबीना ने उसके चिढ़ने का मज़ा लेते हुए कहा। हेड यानी मिस एहाना का पैगाम दिया। उसकी बात पर वो ना चाहते हुए भी उठ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हया को भी उस गांव के सरदार से मिलने का इश्तियाक हो गया था, जिसका इतना शोहरा था गांव में। सो वो भी उठकर अपने बैग से कपड़े निकालने लगी। थोड़ी देर तक वो सब तैयार होकर अपनी एनजीओ की कोच में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हुई। टोटल वो 13 से 14 लोग थे, जिनमें से एक ड्राइवर चाचा और 2 मेल मेंबर्स भी थे। कूच हवेली के बाहर रुकी। हवेली को सबने सताइश भरी नज़रों से देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर नज़र पड़ते हया पत्थर की हो गई। ये यहाँ कैसे? कहीं ये इन्हीं की हवेली तो नहीं है? ये यहाँ तो मतलब वो भी अंदर ही होगा। वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी जब रूबीना ने उसका कंधा हिलाया। क्या हुआ? हया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती महसूस करती वो पूछ रही थी। कुछ नहीं, वो नफ़ी में सर हिला गई। हया ने चोर नज़र से फिर सामने देखा, लेकिन वो नहीं था। हया शुक्र करती, अपने आप को संभालती रूबीना के साथ अंदर चल दी, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी कि उस शख्स ने उसे नहीं देखा। वो ना सिर्फ देख चुका था बल्कि नोमान को भी फ़ोन करके बता चुका था। वो कोई और नहीं ज़ुबैर था, जिसे वहाँ देखकर हया डर गई थी। मैडम और वो सब लड़के और लड़की की माँ से मिल रहे थे अब। मैम बार बार सबका तारुफ करवा रही थी सबसे।
नौशीन की नज़र जब हया पर पड़ी तो एकदम सख्ते में आ गई। उन्हें लगा वो अपना यक्स आईने में देख रही हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? वो आगे बढ़ती खुद ही बेताबी से हया से पूछने लगी। हया हया ने झिझकते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। वो बेसाख्ता हया की पेशानी चूमते हुए बोली, जिस पर हया झींक गई। आइए ना बैठे आप। नौशीन बेगम उन्हें एक टेबल पर ले आई। वहाँ सब लोग बैठ गए, जबकि शाज़मा ने सिर्फ सलाम दुआई की और एक टेबल की तारीफ बढ़ गई जहाँ उसकी माँ और भाभियाँ बैठी थीं। हया इर्द गिर्द नज़रें दौड़ा रही थी। ज़्यादातर लोग गांव के गरीब गुरबा मालूम हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सूबी को ले जाने के लिए रामीन और चंद लड़कियाँ उठी। साथ रूबीना उसे अपने साथ वॉशरूम जाने का कहकर ले चली तो वो नाचार उठ खड़ी। अभी वो कुछ दूर ही गई थी और इधर उधर देख रही थी कि किसी से वॉशरूम का पूछ सके कि लाइट चली गई। अचानक किसी ने हया के मुंह पर सख्ती से हाथ रखा। हया ने हाथ पांव मारे लेकिन बेसूद। अरे मोबाइल की टॉर्च तो जलाओ। एहाना मैम की आवाज़ पर रूबीना वापस उनके पास पहुंची कि एहाना का मोबाइल रूबीना के पास था। हया कहाँ है? मैडम के पूछने पर रूबीना ने बताया कि वो वॉशरूम गई है, जिस पर मैम एहाना ने सर हिलाया। तभी वो शख्स हया को घसीटता एक कोने की जानिब ले गया। हया मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बेसूद। वो उसे घसीटते हुए अंदरूनी जानिब हवेली के ले जा रहा था। हया इस सब से खौफजदा थी। सामने ही कोई शख्स फ़ोन कान से लगाए किसी पर बरस रहा था। करीम, क्या मसला है? लाइट कैसे चली गई? हया को लगा किसी बहुत अपने की आवाज़ सुन लियो। उसने गूंगा करने की कोशिश की। उस शख्स पे पीछे कोहनी से वार किया, जिस पर उसकी गिरफ्त हया के मुंह पर ढीली हुई। वो बचाओ! हया चिल्लाई, जिस पर फ़ोन कान से लगाए वो शख्स पलटा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नज़र नहीं आया। कौन है वहाँ? वो फ़ोन कान से लगाए बोला। फिर मीर ने जल्दी से टॉर्च ऑन की लेकिन वहाँ कोई ना दिखा, क्योंकि वो शख्स फिर से हया को काबू कर गया था और उसे लिए सामने के कमरे में बंद हुआ। मीर ने इधर उधर देखा, तभी लाइट आ गई। अरे मीर, तुम यहाँ? वहाँ सब रस्म के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हारून उसे ढूंढता वहाँ आया। वो मैं बस यहाँ लाइट देखने ही आया था। तुम जाओ, मैं बस वो अंगूठी बाबा साईं के कमरे में है वही लेने आया हूँ। तुम चलो। जबकि दूसरी तरफ ज़ुबैर मीर और हारून के दरमियान होती बातें सुनकर पसीने में नहा गया, क्योंकि वो मीर ज़ैगम के कमरे में ही थे। हया की मखसूस रब दबाने की कोशिश करने लगा ताकि उसे बेहोश कर सके, लेकिन हया के मुसलसल हिलते सर, उसके हाथ पर दांत काटने की वजह से वो इस कोशिश से बाज आया और उसलिए सोफे के पीछे छुप गया। मीर कमरे में पहुंचा और अलमारी से अरमगान को पहनाई जाने वाली अंगूठी निकाली। साथ ही अरमगान को रस्म में दिए जाने वाला नेक भी उठाया और वहाँ से चला गया, जबकि हया की बेबसी के सबब आंसू निकल आए। वो आने वाले का चेहरा तो नहीं देख सकी, उसकी सिर्फ दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि कमरे में कोई आया और अब चला गया। मानूस सी खुशबू थी जिसने हया को अपने हिसार में लिया। मीर के जाने के बाद ज़ुबैर उसे लिए कमरे से बाहर निकला, इसलिए आगे बढ़ने लगा। उसका रुख हवेली के पिछले दरवाजे की जानिब था, लेकिन किसी के आते पैरों की आवाज़ से उसके लिए सीढ़ियों की जानिब उसे लेकर वो बढ़ गया। वो उसे लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। हया ने पूरा जोर लगाया कि खुद को ज़ुबैर की गिरफ्त से निकाल सके। आने वाला कोई मुलाजिम ही था जिसका रुख भी मीर ज़ैगम के कमरे की जानिब था। ज़ुबैर ने सुख का सांस लिया कि वो दोबारा उसी कमरे में नहीं गया, नहीं तो पकड़ा जाता। वो हया को घसीटते ऊपर की मंजिल पर ले आया और एक कमरे में दाखिल होकर उसके मुंह से हाथ हटाया। जलील इंसान! ज़ुबैर के हाथ हटाते ही हया चीखी थी। ज़ुबैर ने जल्दी से अपनी पिस्तौल निकाली और उसका रुख हया की जानिब किया। ज़्यादा बोली तो बोलने के काबिल ही ना रहोगी, समझी? पिस्तौल देखकर तो हया की सिट्टी गुम हो गई। वो इस बात में सर हिलाती खामोश बैठ गई। सर, वो इस वक्त मेरे पास है। ज़ुबैर फ़ोन पर किसी को हया के बारे में बता रहा था, और किसे बता रहा था हया इससे खूब ही वाकिफ़ थी। वो फ़ोन कान से लगाए बात कर रहा था, जबकि पिस्तौल का रुख हनूज हया की जानिब था, ताकि वो कोई चालाकी ना करे। हया डर के मारे इधर उधर देख रही थी कि एक जगह उसकी नज़र पड़ी तो स्टिल हुई। साइड टेबल पर रखी मीर और शाज़मा की फ़ोटो। मीर की फ़ोटो यहाँ कैसे? वो खुद से ही कहने लगी। उसने ज़ुबैर की तरफ देखा जो अब फ़ोन पर कह रहा था, नहीं सर, हम ऊपरी मंजिल पर हैं, नीचे बार बार कभी मीर या उसके मुलाजिम आ जा रहे हैं। फ़िलहाल ऊपर ही ठीक है। फिर जैसे ही खाना खुलेगा तो हवेली के अंदर कोई नहीं आएगा, तब मैं इसे लेकर पिछले दरवाजे से निकाल कर आपके डेरे तक ले जाऊंगा। आप भले फिर जब चाहें आ जाएं। हाँ हाँ शौकत,
हाँ हाँ, वहाँ शौकत गाड़ी लिए खड़ा है, आप बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ की बात में जवाब दिया गया, नवाज़िश आपकी सरकार। अब के मुकाबिल की बात पर वो कमीनगी से हया की तरफ देख कर हंसा, जबकि हया उसको अपनी तरफ ऐसी नज़रों से तकता पाकर उसका दिल किया उसका मुंह नोच ले, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर गई, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर अपना ही नुकसान करता है। वैसे भी ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का था। फ़ोन बंद करके ज़ुबैर ने हया की तरफ पेशकदमी की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हया के ऊपर झुका। हया जो बेड के किनारे टिकी थी, ज़ुबैर के झुकने पर पीछे की तरफ हुई, पाँव भी बेड पर रख लिए। कोई बात तो है तुझमें साली के सरदार तेरे पीछे यूं खुआर है, यहाँ तक कि तेरे लिए तेरे शोहर तक को मारने को तैयार था। हया के चेहरे पर पिस्तौल रब करता वो बोला, फिर पिस्तौल उसके होंठों पर फेरने लगा। मुझे भी भूल ना जाना, अपने आशिकों की फहरिस्त में मुझे भी शामिल कर लो। पिस्तौल हटाकर वो हया पर मजीद झुकने लगा कि हया ने अपनी हील की सैंडल पूरी कुव्वत से उसके सीने पे मारी। ज़ुबैर इस सब के लिए तैयार न था, इसलिए काफ़ी दूर जा गिरा। हिया जल्दी से कमरे से निकली और रुख सीढ़ियों की जानिब था। हाई हील्स की वजह से वो बार बार लड़खड़ाई, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सीढ़ियों से उतरते आखिरी 4 सीढ़ियों से वो बहुत ज़ोर से घुरी। उसके पाँव का नाखून भी उखड़ गया। एक अनदेखा दर्द था जो उसके रगो पैर में सिरायत कर गया। वो पाँव को पकड़ कर ना बैठ सकती थी, क्योंकि ज़ुबैर को उसने सीढ़ियों की जानिब आते देख लिया था। वो जैसे तैसे रीलिंग पकड़ कर उठी और अंधाधुंध बाहर की जानिब भागी, जबकि ज़ुबैर जो उसे गिरे देख कर मुस्कुराया, फिर से भागता देख कर चिल्लाया, रुक। ज़ुबैर धाड़ा था। वो पूरी कुव्वत से भागे जा रही थी, बिना पीछे देखे, जबकि ज़ुबैर भी 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता उतरा। अगर हया उसके हाथ से निकल जाती तो नुमान उसे नहीं छोड़ता, लेकिन देर हो चुकी थी। हया पंडाल में दाखिल हो चुकी थी। सब हया को यूं भागता देख हैरान हुए। मीर जो रस्म होने के बाद ज़ूबी को अपने सीने से लगाए खड़ा था, सामने से किसी लड़की को भागता देख हैरान रह गया। ज़ूबी को खुद से अलग किया। तभी वो लड़की स्टेज से कुछ दूर ऊंधे मुंह गिरी। मीर स्टेज से नीचे उतरा और उसे दोनों बाजुओं से थाम कर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही स्टिल रह गया था। हया। मीर बेयकीन सा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसे, और अल्लाह के आगे कितना नहीं गिड़गिड़ाया था उसके लिए। वो मिली भी तो किस हाल में, जबकि दूसरी तरफ हया की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। मीर। वो बेपनाह अकीदत से मीर के चेहरे पर हाथ रखते बोली। मीर ने एक झटके से उसे खुद में भींच लिया। उस वक्त उसे किसी जगह का होश ना था और ना ही अपनी हैसियत का। उसे सिर्फ अपनी मताए हयात का ख्याल था, जबकि हया भी उसके सीने से लगी अपना दुख आंसुओं के ज़रिए बहाने लगी। वो मीर की कमीज़ को दोनों हाथों में जकड़े फूट फूट कर रो रही थी, जबकि सब हैरत से अंगश्त बदअंदाज थे और इस सोच में गुम थे कि सरदार साईं का भला उस शहरी मेम से क्या लेना देना, जबकि वो नहीं जानते थे कि उनके सरदार की जान बसी थी उस लड़की में। सबसे ज़्यादा अंगारे पर तो शासमा लौट रही थी। मुश्किल से तो वो मीर को अपनी तरफ माइल कर पा रही थी, और अब ये कौन मुंह उठाकर आ गई थी। ज़ूबी भी स्टेज से उतर आई। हया अचानक रोते रोते खामोश हुई तो मीर को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इससे पहले मीर उससे कुछ पूछता, वो मीर की बाहों में अपने हवास गंवा कर झूल गई। मीर ने उसके गाल थपथपाए। हया। ज़ूबी भी अपने दुल्हनापे का ख्याल किए बगैर हया तक आई। हया। हया, आंखें खोलें प्लीज़, बाबा आप इन्हें रूम में लेकर जाएं। ज़ूबी घबराते हुए बोली। ज़ूबी की बात पर मीर सर हिलाता, हया को अपने बाजुओं में उठाता अंदर हवेली की तरफ बढ़ा, जबकि सब घर वाले हैरान परेशान उसके पीछे ही हवेली के अंदर चले गए। मैम एहाना वगैरह भी थी, जबकि गांव वाले भी वहीं बाहर थे। भाई साहब, ये लड़की कौन है और इसका मीर से क्या रिश्ता? आखिर में मीर जैगम की भाभी शासमा की माँ ने अपनी हैरत को आवाज़ दी। हवेली के अंदर आते ही फट पड़ी थी वो, जब मीर हया को ऊपर अपने और शासमा के कमरे में लेकर भागा। पीछे पीछे ज़ूबी भी थी। हाँ भाई साहब, भाभी साईं ठीक कह रही हैं, आखिर इस लड़की का मीर साईं से क्या ताल्लुक़ है? उन्हें भी हैरत हो रही थी कि एक गैर लड़की को किस हक से मीर अपने कमरे में लेकर चला गया। बीवी है वो मीर की, कुछ महीने पहले ही मीर ने निकाह किया है। मीर जैगम के अल्फाज वहाँ मौजूद सब लोगों को मरमराइज कर गए। मीर की बीवी? हैरत से मुंह खोले शासमा ने सरगोशी की, जबकि एहाना बेगम को ये बात सुनकर झटका लगा। हया ने तो उन्हें बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, जबकि वो इतने बड़े आदमी की बीवी है। ये मिस्ट्री तो हया ही सॉल्व कर सकती थी कि उसने अपने बारे में ये सब क्यों कहा, जबकि लफ्ज़ बीवी पर रूबीना भी मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन बाबा साईं, मीर साईं ने तो पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब के शाज़मा होश में आते बोली, आखिर वही हुआ ना जिसका डर था, जिसका उसकी माँ ने खदशा जाहिर किया था। उसकी राजधानी में कोई और बहुत पहले से ही कदम रख चुका था,
जिससे शाज़मा लाइल रही। इस शिकवे की बहू तुम हकदार तो नहीं, वैसे तुमने कब मीर साईं को शोहर का रुतबा दिया जो वो तुमसे कोई बात करते? मीर जैगम ने सही मायनों में उसे आईना दिखाते हुए वार्न भी किया कि वो कुछ पूछने के हकदार नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी के होते हुए वो ये सब कैसे कर सकता है? उसकी माँ अब भी हिम्मत नहीं आ रही। रोना इसी बात का तो है कि तुम्हारी बेटी के होते हुए भी वो अब तक साहिबे औलाद ना हो सका। 11 साल उसने अपनी ज़िंदगी के गंवा दिए। अगर अब भी मीर दूसरी शादी ना करता तो मैं बहुत जल्द खुद उसकी शादी करवाने वाला था। आखिर को इस हवेली को एक वारिस की ज़रूरत है। ये सरदारी मैंने अपनी नस्ल से ख़त्म थोड़ी ना करनी है। मीर जैगम के करारे जवाब पर शाज़मा और उसकी माँ सबके सामने होती जग हसाई पर रूहान सी हुई और फिर उसके बाद कुछ नहीं बोली। हारून डॉक्टर के साथ आता दिखाई दिया जबकि अरमगान भी साथ था। ज़ुबैर तो हया को पंडाल में जाता देख रफू चक्कर हो गया था, जबकि नोमान और उसके वालिद ने रस्म के फ़ौरन बाद जाने की थी। डॉक्टर चेकअप के बाद जा चुका था। हया हनूज बेहोश थी। डॉक्टर ने तसल्ली दी कि घबराने की ज़्यादा बात नहीं, स्ट्रेस की वजह से फ़िलहाल बेहोश हो गई हैं, जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद सब हया को देखने कमरे में आए, सिवाय शाज़मा के। वो अपनी माँ के कंधे पर सर रखे रोए जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ मुसलसल उसी को इन सब का कसूरवार गर्दाने जा रही थी। नौशीन बेगम कितनी देर तक हया के बालों में हाथ फेरती जा रही थी। उसे हया पहली नज़र में ही भा गई थी। फिर उसके अजीज़ जान भतीजे की बीवी निकल आई। उसका मर्तबा ज़्यादा बुलंद हो गया। दूसरी तरफ हया के जूबी और रामीन बैठी थी। मैडम एहाना और उनकी टीम भी यहीं थी, जबकि अरमगान डॉक्टर को छोड़ने गया था। जबकि मीर उन सबको हया के पास बैठा देख बाहर निकल आया। साथ हारून भी था। मीर जैगम अपने कमरे में थे। मीर ने पहले मेहमानों से माजरत की, फिर गांव वालों के सामने अपने और हया के रिश्ते की वजाहत दी, जिस पर गांव वाले मुतमईन और खुश हुए। फिर अपनी निगरानी में सब गांव वालों को खाना खिलाकर रुखसत किया। बाकी का इंतज़ाम हारून के हवाले करता। मुलाजिम के बुलाने पर बाप के कमरे की जानिब चल दिया जो नीचे ही था। वो पुरसकून सा अपने बाप की अदालत में मौजूद था, जिस पर शाज़मा के चारों भाई भाभियाँ और उसकी वालदा भी शामिल थी। सरदार साईं, क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आपने ये सोतन का पहाड़ हमारी इकलौती बहन पर क्यों तोड़ा? शाज़मा का सबसे छोटा भाई गैरतमंदी के सबब, जिसकी दिमाग की रगें तनी हुई थी, बदतमीज़ी से मीर से गोया हुआ, ये मेरा ज़ाती मसला है राशिद। ना वीर साईं, ज़ाती ना बोल, ये हमारी दीदा साईं की ज़िंदगी का मसला है। अरशद उसकी बात काटते बोला, शर्म ना आई वीर साईं? अभी बेटी की मंगनी की है, उसकी शादी की उम्र है। बेटी की शादी की उम्र में खुद घोड़ी चढ़ गए, बीवी के होते हुए दूसरी शादी रचा ली। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर लेते। बेटी से कुछ ही साल बड़ी होगी वो। पता नहीं शहरी लड़कियों को क्या पड़ी होती है कि खुद से बड़ी उम्र के मर्दों से शादी कर लेती हैं, सिर्फ पैसों की खातिर। ना खुद का पता ना ख़ानदान का। अल्लाह जाने कितने अमीरों को इस्तेमाल करके छोड़ चुकी होगी। और वीर साईं, आप तो हर हफ्ते गांव में होते हो, क्या पता अकेली पीछे क्या क्या गुल। राशिद, लगाम दो अपनी ज़ुबान को, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई रिश्ता भी है। मीर तैश में आता राशिद को गिरेबान से पकड़कर धाड़ा। उसकी धाड़ पर सभी डर कर पीछे की तरफ हटे थे। आए हाय, मीर पुत्र बावला हो गया क्या? उस लड़की के पीछे अपने ही वीर को मारेगा? कुत्सिया मीर के हाथों से राशिद का गिरेबान निकालते हुए बोली। मीर ने होठ भींच कर चची के एहतराम में गिरेबान छोड़ दिया, वरना दिल तो चाह रहा था कि ज़ुबान गुद्दी से खींच ले उसकी। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा राशिद ने। तू तो हर हफ्ते गांव आता है, इतवार की शाम जाता है। क्या पता तेरी वो नाम नेहाद बीवी तेरे पीछे क्या क्या कुछ करती फिरती हो। अब के कुत्सिया जहरखंद लहजे में बोली। सही कह रही हैं आप चाची, इसी हिसाब से तो मुझे शाज़मा पर भी शक करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन तो मैं शहर गुजारता हूँ। बाबा ज़्यादातर ज़मीनों में मसरूफ़ रहते हैं। फिर तो शाज़मा मेरे पीछे अकेली क्या करती फिरती होगी, जबकि अब तो जूनी भी यहाँ नहीं है। मीर के सर्द लहजे पर उन चारों भाइयों ने मुठियाँ भींच लीं और चची हैरत और सदमे से मुंह खोले खड़ी रह गई, जैसे इस जवाब की तवक्को उन्हें मीर से ना थी। मीर पुत्र, तू मेरी धी पे शक कर रहा है? वो सदमे के ज़ेरे असर बोली। माज़रत खाऊं चची साईं, पर आपने ही मेरा ध्यान इस जानिब मबसूल कराया। और जहाँ तक बात है दूसरी शादी की, तो ये मेरा हक है। जब पहली बीवी आपके हकूक़ पूरे ना करे तो शोहर दूसरी शादी कर सकता है। मैंने तो फिर भी 11 साल बीवी का इंतज़ार किया है, जबकि ज़फ़र साईं बीवी के माजूर होने के हफ्ते के अंदर अंदर ही दूसरी शादी करके लाए थे। अब के वो शाज़मा के बड़े भाई को भी बीच में घसीट लाया, जिस पर उसका भाई सर झुका गया, जबकि शाज़मा का बस ना चल रहा था वहाँ से गायब हो जाए। जो भी है, अब शाज़मा तुम्हारे साथ इसी शर्त पर रहेगी कि तुम अपनी दूसरी बीवी को तलाक दो। शाज़मा
के दूसरे नंबर वाले भाई ने लब कुशाई की थी अब नामुमकिन। अलबत्ता शाज़मा जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मीर एक सर्द नज़र शाज़मा और अपनी चची साईं पर डालता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि इन सब में मीर ज़ैगम खामोश तमाशाई का किरदार अंजाम दे रहे थे, जैसे बेटे की बात पर वो भी मुत्तफिक हों। और क्यों ना होते। सारी ज़िंदगी मीर ने उनके फ़ैसले का मान रखा, कभी बाप से शाज़मा के रवैये की शिकायत तक ना की। अब जब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में किसी को शामिल कर चुका है तो वो उसमें दखल नहीं देना चाहते थे, और वो भी तब जब वो जानते हों कि उनके बेटे के लिए वो लड़की किस हैसियत की हामिल है। शाज़मा के तीसरे नंबर वाला भाई खामोश ही रहा। कहीं ना कहीं मीर उसको हक बचाने लगा, और उसकी भाभियाँ वो सारी चुप खड़ी थीं कि उन्हें इस बीच बोलने का कोई हक ना था। शाज़मा सामान बांधो, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन जब गाँव की थू-थू मुँह पर पड़ेगी तो अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जब लोग कहेंगे कि बाहर की छोकरी के लिए ख़ानदानी बीवी को छोड़ दिया। शाज़मा का बड़ा भाई ज़फ़र बोला, क्योंकि उसे दूसरी शादी का ताना बुरी तरह खुला था। आए हाय, सामान भी क्यों, यूं ही चलेगी हमारे साथ मेरी धी रानी। मेरी धी को भला किसी चीज़ की कमी है बाप के घर में? बाप नहीं है तो क्या हुआ, भाई सलामत है तेरे। चल मेरी बच्ची, इन नाकदरों के दरमियान रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। चल ज़ूबी को बुला, हम चलें। कुत्सिया बेटी को पिछवाड़ते हुए बोली, माफ़ करना भाभी साईं, पर ज़ूबी साईं अपने बाप के घर से कहीं नहीं जाएगी। जिसको जाना है अकेले जाए। मीर ज़ैगम इतना कहते सोफे से उठते वहाँ से चले गए, जबकि पीछे से वो उनके साफ चिट्टे इनकार पर अपना सा मुँह लेकर रह गई। मीर जब अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो रास्ते में उसे मैम एहाना मिल गई थी। सर, ये हमारे लिए शौक की बात थी कि इतने दिन से ये हमारे बीच रह रही हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं हो सका, क्योंकि इसने हमारे सामने अपने आप को लावारिस शो किया था। मैं भी इसकी बात पर ईमान ले आई और कुछ पूछताछ नहीं की। वो अपनी सफाई देने लगी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप लोग ठहरेंगे या जाएंगे? मीर ने बात घुमाई। सर जाएंगे, क्योंकि सुबह हमें वापस अपने शहर के लिए निकलना है। ओके, बट आप मेरे वलीमे में आ रही हैं? मीर ने मजाक किया। बिल्कुल, क्यों नहीं सर, हमें खुशी होगी। प्लीज़ आप खाना खा के जाइएगा, मुझे भी खुशी होगी। मैम ने जो मना करने वाली थी, मीर की बात पर खामोश होती सर हिला गई। ओके, अब हम चलती हैं। मीर सर हिलाता आगे बढ़ गया। हाय मैम, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा हया सरदार मीर की बीवी है। रूबीना अभी तक वर्ताए हैरत में थी। किस्मत के सारे खेल हैं। पता नहीं हया क्यों अपनी किस्मत से भाग रही थी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मैम, मेरी दुआ है कि हया पर कोई मुश्किल ना आए, इतनी अच्छी लड़की है वो। अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों को ही आजमाते हैं। चले, मैडम उनको समझाती आगे बढ़ गई, जबकि वो सब पीछे पीछे उनकी बातें सुनती सर हिलाए जा रही थी। जबकि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सब अभी तक वैसे ही हया के पास बैठी थी। ज़ूबी अभी तक वैसे ही हया के पास बैठी थी जैसी वो छोड़ कर गई थी। फूफो साईं, आप लोग खाना खा लें, मीर ने आते का। वो लोग मेहमान थे और अभी तक भूखे थे। फिर ज़ूबी का ससुराल भी था। अरे बेटा साईं, खा लेंगे खाना भी, अपना ही घर है, तकल्लुफ़ छोड़े। मुझे तो ये फिक्र हो रही है घंटे भर से ऊपर होने वाला है, इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। नौशीन फूफो हया को देखती फिक्रमंदी से बोली, आ जाएगा होश फूफो, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 घंटे लगेंगे। मीर उन्हें तसल्ली देने लगा, जबकि अब उसे खुद तशवीश हो रही थी। डॉक्टर ने तो घंटे तक का कहा था, पर अब तो 1-2 घंटे होने को आए। जाओ ज़ूबी बच्चे, रामीन भाभी आप भी खाना खा लें और पुप्पो को भी खाना खिला दो, काफ़ी देर हो गई है, ज़्यादा देर भूखा रहना पुप्पो के लिए बेहतर नहीं। मीर ने फिर से वही बात की। पुप्पो कुछ कहती कि हारून बोल उठा, अम्मा साईं समझा करे ना, मीर साईं दरपर्दा आपको अपने कमरे से निकल जाने का कह रहे हैं। भाई आखिर कब तक आप उनकी बीवी पर कब्जा किए बैठी रहेंगी? क्यों मीर, ठीक कहा ना मैंने? हारून की बात पर मीर सटपटाया। बकवास कर रहा है पुप्पो, आप चाहे रात यहाँ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मीर नौशीन बेगम के हाथों को आंखों से लगाते हुए बोला, मुझे मालूम है मेरा मीर रिश्तों को अहमियत देने वाला बच्चा है, ये यूं ही बावला कुछ भी बोलता रहता है। नौशीन ने मीर की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, हमेशा से तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखने की चाह थी। अल्लाह की मर्ज़ी कि तुम्हारी मंग सिर्फ एक हफ्ता भर ही जी, तब से एक कसक थी, लेकिन आज हया को तुम्हारी बीवी के रूप में देख वो कसक भी जाती रही।
पता नहीं क्यों जब से इस बच्ची को देखा है आज बार बार अपनी बेटी की याद आ रही है। आज वो भी होती तो हया जितनी होती। मीर के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती नौशीन बेगम सिसकने लगी। फुफ्फो साईं ऐसा तो ना कहे, आप सिर्फ मेरी फुफ्फो साईं नहीं मेरी माँ साईं भी हैं। माँ के लम से तो बचपन से ही बेगाना था। ऐसे में आप ही थी जिसने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखा, मुझ पर अपनी ममता निछावर की। नौशीन बेगम को रोते देख मीर भी आप दीदा हुआ। अरे भाई ये क्या, आज वाकई सैलाब ही ना आ जाए। माँ को रोता देख अरमगान शरारत से कहता, माँ के गले में बाजू हायल कर गया। चुप कर शरीर, माँ का मजाक उड़ाता है। माँ ने उसे सरजनिश की। अरमगान की बात पर सभी हंसने लगे थे। अब जूबी अरमगान को देख रही थी। अरमगान जूबी को अपनी तरफ देखता पाकर सबसे नज़र बचाकर एक आंख विंक कर गया था। जूबी का मुंह हैरत से खुला था। अरमगान की यह हरकत रामीन से भी पोशीदा न रह सकी क्योंकि वो जूबी के साथ ही थी। अरमगान के आंख मारने पर रामीन ने जूबी की कमर पर कोहनी मारी कि मुंह तो बंद कर यार। जूबी मारे हया की नज़रें झुका गई। चलो बच्चों चलो, रात हो गई है बहुत। नौशीन बेगम कहते साथ ही उठी और सबको लिए नीचे चल दी। मीर उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर गया। शॉल और पगड़ी उतार कर सोफे पर रखी और बेड पर हया के मुकाबिल नीम दराज होता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। नज़रें हया के चेहरे का तवाफ कर रही थी जहां उसके गालों पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। पता नहीं हया ने कितना कुछ सहा है, सब मेरी वजह से हुआ। सब सोचते सोचते मीर की आंख लग गई। 10 मिनट बाद ही पहलू में किसी फर्द की हरकत से उसकी आंख खुली थी। हया को होश आ गया था। वो आंखें खोले इर्द गिर्द का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, जबकि मीर ने नोट किया कि वो उसे देखने से गुरेज़ां थी। मीर उसकी तरफ करवट लेता एक बाजू अपने सर के नीचे रखे कोहनी के बल सर उठाकर लेटा हया को ताड़ने में मसरूफ़ था। अगर चीज़ों का मुआयना कर लिया हो तो बंदा बशर को भी देख लें। खुदा ही की खलकत हूँ, कोई इतना बुरा नहीं हूँ मैं। मीर ने लतीफ़ सा तंज किया, जबकि हया ने रुख मज़ीद मोड़ लिया। ये इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि वो उससे बेहद नाराज़ और उसकी शक्ल भी देखने की रवादार नहीं। हया, मीर ने उसके बाजू पर हाथ रखा लेकिन हया ने कोई जुम्बिश ना की, बल्कि अब कमरे में उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ भी गूंजने लगी थी। मीर ने उसके बाजू को पकड़कर जोर से उसका रुख अपनी जानिब किया। हया बगैर कुछ कहे उसके सीने से लगे फूट फूट कर रो दी। आप बहुत बुरे हैं मीर, बहुत बुरे। वो मुसलसल रोते हुए बोले जा रही थी, जबकि मीर ने उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया। मुझे मालूम है मैं बहुत बुरा हूँ। मीर उसके कान में सरगोशी करता उसे मसमराइज कर गया। हया ने तड़प कर उसके हिसार से निकलना चाहा और बेड के कोने पर टिकी। क्या हुआ? मीर ने पूछा। मुझे अपने घर जाना। हया ने नज़रें झुकाएगा। कौन से घर? मीर हैरानगी से बोला। कज़न के पास जाना है क्या? आपके मीर ने तायद चाहिए। मुझे खुला के पेपर तो मिले ही नहीं, मैं तो इन 4 महीनों में इंतज़ार ही करता रह गया। मीर ने उसे चिढ़ाया। मिल जाएंगे बहुत जल्द, मैं भी कोई आपके साथ रहने को मरी नहीं जा रही। हया भी अपनी खोलन मज़ीद मीर पर उड़ेलने लगी। हया भी अपनी खोलन मीर पर उड़ेलने लगी और बेड से पाँव नीचे रखे जाने के लिए उठी, पर फ़ौरन ही सी करके बैठ गई क्योंकि अंगूठे से दर्द की टीस उठने लगी। तुम तो फिर बैठ गई, जाना नहीं है क्या? मीर उसकी हालत से लुत्फ़ लेता बोला, जबकि वो एक बार फिर हिम्मत करती उठी, पर एक कदम लेना भी तू भर लगा। लेकिन वो दोबारा बैठी नहीं, सख्ती से लब भींचे खड़ी थी ताकि कोई आवाज़ ना निकले। अब के मीर तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर वापस जगह पर बिठाया। पता है हया, तुम में एक चीज़ हद से ज़्यादा है और वो है अना, जो तुम में कूट कूट कर भरी है, जो हम दोनों को कभी एक नहीं होने दे रही। मीर ने उसे डांटा। मुझ में अना है मीर? हैरत से हया ने अपनी जानिब इशारा किया। हाँ, मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन मेरे गुस्से का तुम अंदाज़ा कर सकती हो हया। मुझ पर तुम्हारे वो अल्फाज किस तरह असरअंदाज हुए होंगे जो तुमने मेरे कैरेक्टर के हवाले से कहे थे, वो भी तब जब तुम 2 महीनों से मेरे निकाह में थी और मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छुआ तक नहीं था। उसके बावजूद तुमने मुझे वो सब कहा। मीर दुख से बोला। हाँ, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ तो मैंने आपसे सॉरी भी तो किया था ना। हया भी लगे हाथों शिकवा कर गई। रियली हया, क्या सब कुछ भुलाना इतना आसान होता है? क्या एक सॉरी आपके उस लम्हे की अजियत कम कर सकती है? नहीं ना। खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे गया वो। तुम्हें ये शिकवा है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, जबकि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने अपने रवैये की वजाहत तक नहीं दी। मैं खुद ही एकतरफा समझौते में घिरा हुआ शख्स हूँ हया। मैं नहीं चाहता था अपनी लाइफ में दूसरा समझौता, इसलिए तुम्हें जाने को कहा कि मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मन मारना पड़ेगा। आखिर किसी को तो उसकी मोहब्बत मिले, इसलिए तुम्हें जाने को कहा।
क्या कहा था? अगर थोड़ी देर तुम अपने आप की क्या था अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ईगो को साइड पर रख लेती और कहती कि मेरा ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे ख्वाब तो आने से रहा कि जिस कज़न को मैं दुनिया में अपना रकीब मानता हूँ उसका तो सिरे से वजूद ही नहीं है कोई। मीर की बात पर हया ने नदामत से सर झुका लिया। वाकई हया ने सिर्फ अपने आप के बारे में सोचा था। सॉरी मीर, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि मेरे बोले गए एक दानिस्ता झूठ की वजह से आप किस तरह अजियत में रहे। वो झूठ मैंने मसलहत के तहत कहा था, क्योंकि जब आपने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हालांकि तब तुम ये नहीं जानती थी कि मेरी मैरिड लाइफ तो असल से ही डिस्टर्ब थी। हया ने वजाहत देते हुए कहा। फिर उसकी बात को काटकर मीर ने बात मुकम्मल की और एक अजियत भरी मुस्कान ने मीर के होंठों का अहाता किया। आई एम सॉरी मीर, अब आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं। हया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। झूठ, तुम अब भी मुझसे बहुत कुछ छुपाए हुए हो, मीर ने संजीदगी से कहा। क्या? हया ने उलझन आमेज नज़रों से देखा। पाँव की ये चोट। मीर उसका पाँव जो बेड से लटकाए बैठी थी उसे फर्श पर उठाता बेड पर रखते बोला। बताओ ये कैसे हुआ? तुम्हारा तो पूरा नाखून उखड़ चुका है। मीर ने आहिस्ता से वहाँ उंगली रखी तो हया की चीख निकली। ये कैसे हुआ? मीर ने उसकी तरफ देखते कहा। वो मैं भाग रही थी तो हील होने की वजह से सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, तभी चोट आई। वो मासूमियत से बता गई। और आप मैडम गिरी क्यों? मीर अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उससे ट्यूब निकालता उसके पाँव पर लगाते पूछने लगा। इरादा उसका ध्यान बटाने का था। कोई तो बात थी तुझमें साली जो सरकार तेरे पीछे यूं ख्वार है, यहाँ तक कि तेरे लिए तेरे शोर तक को मारने को तैयार था। वो मीर को ज़ुबैर की बात बताना ही नहीं चाहती थी कि अचानक उसके कान में ज़ुबैर के जुमले गूंजे। नहीं नहीं हया, ये तू क्या कर रही है? मीर को अगर नौमान के बारे में बताएगी तो कहीं वो तेरे मीर को नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो तो वैसे भी मीर को मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? बताओ क्यों भाग रही थी? उसे सोचों में गुम देखकर मीर ने पूछा। नहीं, वो असल में जब मैं वॉशरूम के लिए जाने लगी तो एकदम लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अंधेरे से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई साया मेरे पीछे हो। मैं चिल्लाई भी थी, बचाओ बचाओ कहा था ना तुमने। मैं वहीं तो खड़ा था, लेकिन जब तक मैंने मोबाइल की टॉर्च रोशन की तुम नहीं थी वहाँ पर। मीर को भी याद आ। हाँ, मैं चिल्लाई थी, लेकिन कोई आवाज़ ना आते देख मैं वहाँ से सीढ़ियों की जानिब चली गई। फिर जैसे ही बिजली आई तो खुशी से नीचे की जानिब आई ताकि अपनी टेबल पर पहुँच सकूँ। तो जल्दी जल्दी में उतरती वहीं गिर गई। हया ने झूठ मूठ की कहानी बनाई। लेकिन हया, तुम पिंडाल में तो ऐसे भाग कर आई थी जैसे कोई तुम्हारे पीछे लगा। मीर भी आखिर को सरदार था, इतनी जल्दी थोड़ी उसकी झोलदार कहानी पर यकीन कर लेता। ओफो मीर, अब तो बाल की खाल उखाड़ने लग गए। अब प्लीज़ कोई बात नहीं करें, मेरे सर में दर्द होने लगा है। हया अपनी पुरानी टोन में आते बोली। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। वो अलग बात है कि तुम्हारी बात पर 1% भी यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा। हया से बोला। मीर ने दिल में ही कहा। मीर, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? मीर वॉशरूम से अपने हाथ धोकर आया तो हया के दुपट्टे से खुश करने लगा। तभी हया उसका हाथ पकड़ते बोली। उसकी बात पर मीर ने उसे खुद से लगा लिया। बहुत ढूंढा था मैंने तुम्हें, पागल सा हो गया था। प्लीज़ आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा। जबकि मीर की बात पर वो चुपचाप मीर की कमीज़ आंसुओं से भिगोने लगी। जब बहुत सारा रो लिया तो हया के दिल को कुछ सुकून हुआ तो हवासों ने काम करना शुरू किया कि वो कहाँ है और किसके साथ है। वो रोना तो चुप हो गई, पर मीर से दूर 1 इंच भी नहीं हुई और ना ही अपना सर मीर के सीने से उठाया। मीर ने खुद ही हया का सर अपने सीने से हटाया और उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर बोला। हया, तुम ये जैसे भी पहुंची हो ये सब खुदा का करम है। तुम यहाँ जैसे भी पहुंची खुदा का करम है। वो यूं वसीले बनाता है, वरना मैं तो अपना उम्मीद हो चुका था। तुम वहाँ पहुंची कैसे? वो उसकी पेशानी पर बोसा देते बोला था। वो मैम के पास। हया अपना होंठ चबाती दोबारा से अपना सर मीर के सीने पर रखती बोली। मीर मीर की बात पर उसको अपनी आप बीती सुनाने लगी। वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें मालूम है मेरे अलावा तुम्हें और किसने मिस किया था? मीर उसके बालों पर ठोरी टिकाए बोला। किसने? हया ने नासमझी से कहा। जूबी ने भाई। मीर के कहने पर हया मीर के हिसार से निकली। मीर, रुबीना ने मुझे बताया कि गांव के सरदार की बेटी की मंगनी है। मतलब आप सरदार हो? मंगनी जूबी की थी? ओह गॉड, जूबी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और इसका मतलब वो जो हमें बाहर मिली थी उसमें से एक शाज़मा थी? अच्छा, इसलिए शाज़मा जी को देखकर मुझे लगा कि मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा है। तो मीर का अंदाज़ा बेजाना था। शाज़मा से वाकई मैं मिल चुकी हूँ। शाज़मा से वाकई मिल चुकी थी वो। जूबी के पास मैंने उनकी तस्वीर देखी थी। वो बगैर रुके बोलती गई।
थोड़ा सांस तो ले लो। कहते हुए उसका सांस फूल गया। तभी मीर उसकी हालत पर चोट करते बोला, वो कब से अपनी झल्ली को बातें करते देख रहा था। वैसे एक बात है, मैं समझी मेरी जुदाई तुम पर असरअंदाज हुई होगी, लेकिन मैं गलत था। तुम पर तो ज़रा बराबर असर नहीं हुआ। तुम कल भी यूं ही मोटी थी और आज भी। तुम्हें जब से उठाकर लाया हूँ, यकीन मानो बाजू दर्द से टूट रहा है। मीर दोनों बाजुओं को क्रॉस की शक्ल में दबाते हुए बोला। मकसद उसका ध्यान बाहर जाने से हटाने से था, जो उस वक्त जूबी से मिलने जाने को तुली हुई थी, जबकि हया हमेशा की तरह मुंह खोले उसकी मुबालगा आराई सुन रही थी। आप में रत्ती बराबर फ़र्क मुझे भी नज़र नहीं आया। पहले भी झूठ की दुकान थी और अब भी। हया उसकी बात का दू बदू जवाब देकर मुंह फुला गई, जबकि मीर अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। अच्छा सुनो, तुम जो उस दिन जूबी के साथ मिलकर प्लान कर रही थी कि मुझे दुल्हन के रूप में वेलकम करोगी, क्या अब भी उसकी ऑफ़र बरकरार है? वो अपने बाजू के हल्के में लेता उसे बोला था। जी नहीं, वो ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए थी। हया मीर की बात पर तंग कर बोली, प्लीज़ मलका आलिया, अपने सदना से गुलाम पर रहम खाओ। अभी अपनी मलका से एक लम्हा भी दोबारा दूर नहीं रह सकता। कुफ्र समझता है। ठीक है, आपकी अर्ज़ी मलका तक पहुंच गई है। बहुत जल्द सोच विचार के बाद आपको जवाब दिया जाएगा। प्लीज़ मलका आलिया से गुजारिश है कि पहले ही बहुत टाइम हो चुका, अब फिर इस सोच विचार को बीच में जगह ना दें, फिर कोई जालिम दीवार हमारे रास्ते में हाइल हो जाएगी वरना। मीर जज्बात से बोझल अंदाज में बोला, मलका आलिया की ख्वाहिश है कि वो अपने सरदार का हाथ पूरे रस्म व रिवाज के साथ सारी दुनिया के सामने थामे, तभी वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती हैं। हया ने भी लगे हाथों अपने दिल की बात कह दी। बिल्कुल, मैं खुद यही चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी मैडम को अपने वलीमे की दावत भी दे चुका हूँ। मीर के कहने पर हया खुश हो गई। कितना अच्छा शोर दिया था ना अल्लाह ने उसे। लेकिन वो हर बार उसकी नेमत की नाकदरी करती थी, लेकिन अब नहीं, वो फैसला कर चुकी थी। अब वो अपने रिश्ते के दरमियान किसी को नहीं आने देगी, चाहे वो फिर शाज़मा ही क्यों ना। वो अपनी सोचों में गुम मीर की जानिब मुतवज्जो हुई, जो कह रहा था, मैं सुबह ही बाबा साईं से कहकर अपनी और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ, ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे। तुम लेटो, मैं खाना लेकर आता हूँ हम दोनों के लिए। कहते साथ ही हया का गाल थपथपाता वो अपनी जगह से उठता कमरे से गया। थैंक्स अल्लाह जी। एक आंसू हया की आंख से फिसला, लेकिन ये आंसू अब खुशी का था। हया की आंख अजान की आवाज़ से खुली थी। उसने खुद को मीर के हिसार में कैद पाया। मीर उठे ना, उसने मीर को जगाया। सोने दो ना यार, मुद्दतों बाद ऐसी नींद नसीब हुई है और अब तुम सुबह सुबह ही मुझे उठा रही हो। सोने दो ना यार, मुद्दतों बाद ऐसी खूबसूरत नींद नसीब हुई है। मीर अपने बाजू का घेरा तंग करते बोला, मीर अजान हो गई है, उठिए और मुझे भी वज़ू करवाइए। हया की बात पर मीर ने एकदम आंखें खोली और उठ बैठा। पहले हया को ले जाकर वज़ू करवाया, फिर खुद मस्जिद की जानिब चला गया। जब वापस आया तो नौशीन बेगम लाउंज में तस्बीह करती मिली। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो साईं। मीर ने उनके आगे सर झुकाया था प्यार लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, तो नमाज पढ़ आया? उन्होंने प्यार से उसकी पेशानी चूमते कहा। जी पुप्पो साईं, आप बताएं, नींद तो। मीर उन्हीं के साथ सोफे पर बैठता बोला, रात तो अच्छी गुजरी, पर रह रहकर सलमान की फिक्र हो रही है। वैसे तो खैरू भरोसेमंद है, फिर भी आज से पहले उन्हें ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ा ना, तो उनकी फिक्र सता रही है। नौशीन पुप्पो की बात पर मीर ने सर हिलाया। कोई बात नहीं पुप्पो साईं, रात को वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, ऊपर से सुनसान रास्ता, आप घर कैसे जाती? मीर के कहने पर पुप्पो ने सर हिलाया। मीर, शाज़मा ने कोई हंगामा तो नहीं किया ना हया को लेकर? पहले तो शाज़मा और भाभी साईं खूब बोल रही थी, फिर भाई साहब ने उन्हें घर का था, बाद में मुलाजमा बता रही थी कि वीर जी ने तुम सबको अपने कमरे में बुलाया था। क्या बात हुई वहाँ? नौशीन पुप्पो परेशानी से बोली, जबकि उन्हें हैरत भी थी कि कल रात से हया शाज़मा के कमरे में ही ठहरी थी, फिर भी शाज़मा ने कोई हंगामा नहीं किया, हालांकि वो अपनी चीज़ों के पीछे जान देने वाली थी। जबकि मीर उनके दोनों हाथ पकड़ता आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें बताता गया। अच्छा, मतलब शाज़मा रात को ही भाभी साईं के साथ चली गई थी, तभी मैं कहूँ घर में इतना सुकून क्यों है? नौशीन पुप्पो ने अपनी हैरत को ज़ुबान दी। पुप्पो साईं, जो भी हुआ मैं जानता हूँ ठीक नहीं हुआ, पर मैं क्या करूँ, मैं हया के बगैर नहीं रह सकता। बहुत कोशिश की कि हया को भुलाकर शाज़मा के साथ ज़िंदगी में कदम आगे रखूँ, पर मैं नाकाम रहा। मीर ने नौशीन की गोद में सर रखे नौशीन को अपनी मजबूरी बताई। ना पुत्र, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तूने पूरी कोशिश की थी ना इस रिश्ते को निभाने की, वो निमानी तेरी कदर ना जान सकी, जो अब तक हीरे को ठुकराती आई है। अच्छा है चली गई, कुछ दिन मैके में रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। नौशीन बीबी उसके बालों में गोया नौशीन बीबी उसके बालों में हाथ फेरते गोया मीर कुछ बोले बगैर उनकी गोद में सर रखे रखे आंखें मूंद गया। नौशीन ने झुककर उसके बालों पर बोसा दिया और फिर तस्बीह को कोई विर्द करती उस पर फूंकने लगी।
आज की सुबह मीर हवेली में बहुत ख़ास थी। आज का नाश्ता खुद नौशीन बेगम ने अपने हाथों से बनवाया था, सबके लिए, ख़ास तौर पर मीर के लिए। वो सब गांव के रहने वाले थे, इसलिए सब नाश्ते से भरपूर इंसाफ करते थे। सब बारी बारी उठकर नाश्ते की टेबल पर आ रहे थे। हया भी मीर के सहारे आती दिखाई दी। मीर ने एहतियात से पहले हया को कुर्सी पर बिठाया और फिर खुद बैठा। नौशीन बेगम ने जल्दी से नाश्ता मीर और हया के सामने रखा। नाश्ते का मेन्यू देख जहाँ मीर खुश हुआ, वहीं हया थोड़ा घबराई। नौशीन ने बेहद इसरार से हया को नाश्ता करवाया, जबकि हया का मुंह देखने वाला था। जबकि मीर के चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट थी। हया को ऐसे देखकर वो हया की मौजूदा हालत से खूब लुत्फानंदोज हो रहा था। बस पुप्पो, जब नौशीन ने मजीद पूरी हया की प्लेट में रखी तो वो फ़ौरन बोली, क्यों भाई, अभी तो एक ही खाई है और पूरी होती कितनी है। नौशीन बेगम हैरानगी से उसे देखते हुए बोली, नहीं प्लीज़, मैं वैसे इतना हैवी नाश्ता करने की आदी नहीं हूँ, प्लीज़। अब के हया के हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। अच्छा ठीक है, चाय तो पी लो, नौशीन बेगम ने प्यार से कहा, जिस पर वो सर हिलाती फ़ौरन चाय का कप मुंह से लगा गई। जबकि नौशीन उसकी जल्दबाजी देखती मुस्कुरा दी। मीर साईं, मीर जैगम ने किसी गहरी सोच में डूबे मीर को बुलाया। जी बाबा साईं। हाँ, मीर हमतन गोश हुआ। बच्चे, शहर कब तक जाने का इरादा है? मीर जैगम के पूछने पर मीर ने एक नज़र हया को देखा, जो सर झुका गई। वो बाबा, दरअसल मेरा इरादा था कि गांव में हया को लेकर चैमी गोइयाँ हो रही होंगी, तो पहले उसका कुछ सदेबाप किया जाए। मीर इतना कहकर खामोश हो गया। मतलब क्या है मीर साईं? मीर जैगम उलझे। वो बाबा, शहर जाने से पहले अगर मेरा और हया का वलीमा हो जाए तो। मीर इतना कहकर खामोश हुआ, जबकि मीर जैगम उसकी बात पर सर हिला गए। अरे मेरे पुत्र, सिर्फ वलीमा ही क्यों, तुम्हारी शादी फिर से करते हैं ना, पूरे रस्म व रिवाज के साथ। अपनी बेटी को दुल्हन में अपने हाथों से बनाऊंगी। नौशीन ने अपनी साथ बैठी हया को प्यार से अपने साथ लगाते कहा, जबकि रामीन और जूबी ने याहू का नारा लगाया। या हारून और अरमगान ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। सबकी खुशी देख मीर जैगम ने भी हामी भर ली, जबकि सबको यूं खुश देख हया भी झीम गई। मीर साईं, मेरे कमरे में आओ, मीर जैगम संजीदा से कहते अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि मीर भी उनके पीछे आया। मीर जैगम के हामी भरने की देर थी कि सारी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। सब गांव वालों को शादी की दावत दी गई। उसके साथ ही मीर हया के लिए शहर से एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, जिसे फिलहाल मीर जैगम के अलावा कोई नहीं जानता था। नौशीन के कहने पर सलमान अपने वालिद को भी हवेली ले आया। जूबी माँ के जाने पर उदास थी, लेकिन वो समझ सकती थी इसमें मीर का कोई कसूर नहीं। वो अपनी जगह ठीक था कि ज़िंदगी की खुशियों पर उसका भी कोई हक था। वो चारों रोज़ शॉपिंग के लिए शहर जाते। उनकी ड्राइवरी की जिम्मेदारी अरमगान पर थी, जिसे वो खुश असलूबी से अंजाम देता। वैसे भी फ़िलहाल वो यूनिवर्सिटी से लीव पर था। हारून वापस अकेला शहर जा चुका था कि उसकी ड्यूटी का मसला था, जबकि हया और जूबी ने तय किया था कि हया वही लहंगा पहनेगी जिसे वो अपने फ्लैट से ले भी आई थी। आज मायूं थी। हया कुछ उदास सी थी। एक तो उसे रह रहकर अपने माँ बाप और भाई की याद आ रही थी, दूसरा उसे मालूम हुआ कि मीर भी सुबह सवेरे से शहर गया हुआ है। यूं तो जब से उनकी शादी के दिन रखे गए थे, नौशीन पुप्पो ने उन्हें अलग कर दिया। यूं हया जूबी के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। मीर ने इस बात पर बहुत एहतजाज किया, पर नौशीन बेगम ने उसकी एक ना सुनी। यूं मीर अपना समूह लेकर रह गया। मीर एक दो बार ऑफिस का चक्कर भी लगा चुका था, और आज भी शहर जाने का मकसद ऑफिस के वर्कर्स को अपने वलीमे पर इनवाइट करने का था। उसने एक दो बार मीर को कॉल भी की थी, लेकिन हर बार नंबर बिजी मिला। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान हवेली आना शुरू हो गए थे। रामीन और जूबी और गांव की कुछ लड़कियां हया को दुपट्टे की छाँव में बाहर लाने लगी। येलो कलर की चोली फुल स्लीव वाली और ऑरेंज कलर के लहंगे में, ऊपर येलो कलर के हिजाब पर ऑरेंज कलर का नेट का दुपट्टा, घूंघट की तरह किए, मेकअप से पाक चेहरा लिए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। हया और जूबी ने उसे लाकर गेंदे के फूलों से सजे स्टेज पर बिठाया, जिसे हवेली के पंडाल में बनाया गया था। हया ने सरसरी सी नज़र उठाकर देखा तो गांव की औरतों पर नज़र पड़ी, जो शौक से अपनी नई सरदारनी को देखने में मसरूफ़ थी। उनके देखने पर हया ने जूनी का हाथ पकड़ा, मतलब ये था कि मेरे साथ बैठो। जूबी हया की हालत के पेश नज़र उसके साथ ही जुड़कर बैठ गई थी। नौशीन बेगम ने सबसे पहले रस्म का आगाज़ किया। तेल हल्दी लगाने के बाद बहुत से नोट हया पर वार कर उसकी गोद में रखे। फिर रामीन ने तेल और हल्दी लगाने के बाद हया को मिठाई खिलाई। जूबी ने भी ग्रीन और येलो चूड़ियाँ बारी बारी दोनों हाथों में पहनाई, फिर हाथों को गजरों से आरास्ता किया।
उसके बाद मिठाई खिलाई। ज़ूबी के बाद नौशीन के कहने पर एक एक करके गांव की औरतों ने हया की रस्म की। उन सब में हया का मुंह देखने वाला होता, जो बेचारी मिठाई खा खा कर ऊब गई थी, मतली सी होने लगी उसे। उसे लगा मजीद उसने मिठाई खाई तो उल्टी हो जाएगी। आखिर नौशीन को उसकी हालत पर तरस आया और उसने रस्म खत्म करने का कहा। रस्म के बाद खाना खिला। हया के कहने पर ज़ूबी उसे रूम में ले आई थी। आते ही हया ने नेट का कपड़ा उतारकर वॉशरूम का रुख किया। बेसन पर ऊंधे हुए उसने उल्टी करके अपना मैदा खाली किया। ज़ूबी उसको उल्टी करता देख तशवीश में पड़ गई। हया अपना मुंह टॉवल से साफ करती वॉशरूम से बाहर आई तो सामने ज़ूबी रूहान सी खड़ी थी। क्या हुआ हया, तबीयत ठीक है आपकी? हया को बाहर आता देख ज़ूबी उसकी जाने पड़ी। डोंट वरी ज़ूबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मुझे मीठा इतना पसंद नहीं ना, तो इतना मीठा खाने की वजह से मतली हो रही थी। अब उल्टी किया तो पुरसकून हूँ। वो ज़ूबी को जवाब देते रिलैक्स कर गई। ओह अच्छा, मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। अभी फ़िलहाल लेटने की तलब हो रही है। बैठ कर तख्ता हो गई है कमर, थोड़ी कमर सीधी कर लूँ? हया के कहने पर ज़ूबी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, आप आराम करें, क्योंकि फिर रात भर आपने मेहंदी लगवाने के लिए जागेंगी। ज़ूबी ने उसकी मालूमात में इजाफा किया, जबकि ज़ूबी की बात पर हया मिस्कीन शक्ल बनाती, आंखों पर बाजू रखती आंखें मूंद गई, क्योंकि तय ये पाया था कि मायों के बाद बारात और फिर वलीमा, मेहंदी की रस्म के लिए मीर ज़ैगम ने परमिशन नहीं दी थी कि ये गैर ज़रूरी है। असल तो निकाह और वलीमा है, पर फिर भी ज़ूबी की फरमाइश पर उन्हें मायों की इजाज़त देनी पड़ी। ज़ूबी भी कमरे की लाइट ऑफ करती नीचे चली गई, जहाँ सब खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आओ ज़ूबी बच्चे, खाना खा लो, या हया के साथ खाना है तो ले जाओ। हया तो कह रही थी अभी उसने नहीं खाना, वो आराम कर रही है, जबकि मुझे भी भूख नहीं है। ज़ूबी ने रसानियत से कहा। अच्छा है हया, थोड़ा आराम कर ले, बच्ची एक ही जगह घंटों बैठ कर थक गई होगी। नौशीन के कहने पर ज़ूबी सर हिलाने लगी, तक सारी जैसे नौशीन की सारी बातों से मुत्तफिक हो। मेहंदी वाली हया को मेहंदी लगाकर जा चुकी थी। हया सोफ़े की बैक से टेक लगाए, पाँव को सामने टेबल पर रखे रिलैक्स अंदाज में बैठी थी। ज़ूबी ने उसका हिजाब उतार दिया था। अब वो बेजार सी मेहंदी सूखने का इंतज़ार कर रही थी। एक तो उसके लिए मेहंदी की स्मेल ही नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन फिर भी मीर की खुशी का ख्याल किए बैठी रही। ज़ूबी उसके लिए खाना लेने गई थी। रात का 1:30 बज रहा था और उसे ज़ोरों की भूख लगी थी। ज़ूबी का इंतज़ार करती वो वहीं सोफ़े पर सर रखे आंखें मूंद गई। कोई बहुत आराम से कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ, जबकि उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। आगे बढ़कर उसने आहिस्ता से वो प्लेट टेबल पर रखी और खुद सोफ़े पर उसके साथ बैठा। हया, आने वाले ने हया के कान में धीमी सी सरगोशी की। हया आंखें खोलती एकदम सीधी हुई। मीर, जो उसके तकरीबन ऊपर झुका हुआ था, फ़ौरन पीछे हुआ। क्या हुआ? मीर अनजानपन से बोला। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो बदहवासी से बोली। क्या मैं नहीं आ सकता यहाँ? मीर ने मसनूई लहजे में कहा। वो बात नहीं है, मैं तो ज़ूबी का इंतज़ार कर रही थी। वो खाना लेने गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई। मीर की संजीदगी पर हया गड़बड़ाई थी। हाथ ज़ूबी ला तो रही थी, लेकिन मैंने उससे ले लिया और उसे अपने कमरे में भेज दिया। मीर ने अपनी कारिस्तानी बताई। पर क्यों? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम तो मुझसे बात ही ना करो, हफ्ता भर होने को आया मुझसे पर्दा किए बैठी हो, जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मुझ पर ये पल किस कदर गिरां गुजरते हैं, जिसमें मैं तुम्हें ना देखूं। मीर ने खफकी भरे लहजे में कहते हुए खाने की ट्रे अपनी गोद में रखी और मुनासिब सा लुकमा बनाकर उसके मुंह में दिया। मीर, पुप्पो ने कहा था ना, हया पर मुश्किल लुकमा चबाते बोली। तो तुम पुप्पो को मना भी तो कर सकती थी ना। अब फिर खफकी भरे लहजे में कहा गया, जबकि साथ ही साथ दोबारा लुकमा बनाकर उसके मुंह में भी डाला गया। मैं कैसे कहती, क्या कहती मैं पुप्पो को? वो बेचारगी से बोली। क्यों नहीं कह सकती थी पुप्पो से कि पुप्पो साईं मेरा एक अदद शोर है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बराए करम आप हमारे दरमियान जालिम समाज ना बने। मीर शरारत से बोलता उसकी बोलती बंद करवा गया। मीर, वो चीखी थी क्योंकि हाथ मेहंदी से भरे थे, वरना दिल कर रहा था मीर के घने बाल हाथों में जकड़ ले। पर हाय, हसरत ही रही। कितने बेशर्म है आप, मैं पुप्पो से ये सब कहती अच्छी लगती क्या? वो बमुश्किल निवाला चबाते बोली। तो इसमें गलती ही क्या है? बीवी हो मेरी, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं जो तुम्हें कहते शर्म महसूस होती। मीर लबों पर मुस्कान सजाए उसे जिज करने के दर पे था, और वो जिज हो भी रही थी। मीर क्या चाह रहे हैं? मजीद खाने से मना करने के बाद हया मुंह लटकाए बोली। सिंपल, तुम्हें चाहता हूँ। जवाब बरजस्ता था। मीर आंखों में खुमार लिए उसे देखते हुए बोला, जबकि वो जो उससे लड़ने में मसरूफ़ थी मीर की नज़रों का
मीर की नज़रों का रंग बदलते देख उसने खुद पर तवज्जो दी, जो मीर के सामने बगैर दुपट्टे के मौजूद थी, जबकि हिजाब के लिए बनाई गई चोटी कंधे के एक साइड पर थी। शर्म से उसकी नज़रें झुकी। सिचुएशन ऐसी थी कि वो उठकर जा भी नहीं सकती थी। मीर ट्रे को सामने पड़ी टेबल पर रखता, उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता, उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, क्या इतना भी नहीं कह सकती थी फूफो को कि मेरे मीर साईं को अब मेरे बगैर नींद नहीं आती। कहते साथ ही उसने हया के कान की लो को लबों से ज़रा छुआ और दूर हुआ, जबकि वो उसकी कुर्बत में दम साधे बैठी थी। उसकी हालत पर मीर ने कह लगा, मिसेस रिलैक्स यार, तुम तो लगता है अभी के अभी बेहोश हो जाओगी। वो हंसते हुए बोला था, जबकि मीर के मायने खेज अंदाज में कहे गए जुमले पर हया को कहीं राय फरार ना मिली तो उसके सीने में मुंह छुपा गए। जबकि उसकी हरकत पर मीर ने अपने उमड़ते कहके का गला घोंटा, जो उससे बचने के लिए उसकी पनाह में छुपी थी। मीर, आप बहुत बुरे हैं। एक तो मैं आपकी खुशी के लिए मेहंदी लगवा कर कब से इसकी स्मेल बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए, और आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हया उसके सीने से लगी नरोठेपन से बोली, क्या सच में तुम्हें मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद? आपके मीर संजीदगी से उसे अपने सामने करता बोला, मेरे लिए तुम खुद पर जब्र क्यों करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उठो। मीर ने कहते साथ ही कोहनी से ऊपर हया का बाजू पकड़कर उठाया और हया ने बेसाख्ता खुद को बचाने के लिए दोनों पांव ज़मीन पर रखे, जबकि मीर उसे अपने बाजुओं के घेरे में उठा गया और फिर हया के नाना करने के बावजूद उसकी सारी मेहंदी धुलवा दी। ये क्या किया आपने मीर? वो बाहर आकर उलट पुलट कर अपने दोनों हाथ देखने लगी, जिस पर मेहंदी का रंग तो खूब आया पर हया से हजम ना हो रहा था। हया का दिल था थोड़ा और रंग चढ़ता तो अच्छा था। यार, एक तो तुम औरतों की समझ नहीं आती, अभी तुम्हें मेहंदी की स्मेल बुरी लग रही थी और अब जब मैंने उस वजह को दूर किया तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। मीर ने तासुब से सर हिलाया। वो बात तो ठीक है आपकी मीर, पर आपने ये औरत किसको कहा? गौर से देखें, मैं लड़की हूँ, समझे? वो हाथ नचाकर बोली, जबकि मीर ने उसका वही हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया जिससे उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगी। मीर ने दूसरा बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल किया। ये आप क्या कर रहे हैं? हया उसकी इतनी कुर्बत पर हिचकिचाई। खुद ही तो कहा है गौर से देखें, उसी पर अमल कर रहा हूँ। मीर की बात पर वो रूहान सी और मुसलसल खुद को उसके हिसार से निकालने की तगोदो में लगी रही। थोड़ी सी मजामत के बाद आखिर मीर को उस पर तरस आ ही गया। मीर उसे फिर से गोद में लिए बेड तक आया और बेड पर बिठाया। खुद दूसरी साइड से बेड पर लेटकर हया को अपने हिसार में लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगा। वो रेड कलर के लहंगे पर कोई गोल्डन स्टोन लगे थे। गोल्डन हिजाब में मैचिंग ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन अभी थोड़ी देर पहले उसे तैयार करके गई थी। नौशीन बेगम तो उसकी बलाएं ले लेकर नहीं थक रही थी, जबकि जूबी भी पिंक कलर की फ्रॉक में मुनासिब मेकअप के साथ काफ़ी प्यारी लग रही थी। शादी गाँव में थी तो मैरिज हॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पूरा गांव आया था अपने सरदार की शादी पर। गांव की औरतें बारी बारी जूबी के कमरे में आकर दुल्हन को इश्तियाक से देख रही थी, जो उन्हें शाज़मा के मुकाबले में काफ़ी अच्छी लगी, जो उनसे करिहत नहीं खाती थी। कमरे में औरतों का हजूम इकट्ठा था, भांत भांत के लोग, मगर मजाल है जो हया की पेशानी पर एक भी पल आया। वो उन औरतों के पूछे सवालों का जवाब भी दे रही थी, जिसे वहाँ मौजूद सारी औरतें काफ़ी दिलचस्पी लिए सुन रही थी। फिर नौशीन ने आकर उन औरतों को बाहर जाने का कहा कि दुल्हन थोड़ी कमर सीधी कर ले, जिस पर वो सारी औरतें सर हिलाती बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद नौशीन ने एक चादर लाकर हया को ओढ़ाई। मौलवी साहब आ रहे हैं। नौशीन के कहने पर हया घबराई। ये भी हया का फैसला था कि उनका निकाह दोबारा सबके सामने हो, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब हारून अरमगान और मीर ज़ैगम अंदर आए। मौलवी साहब ने पहले हया से निकाह पढ़वाने की इजाज़त चाही। हया ने धीरे से सर हिलाया। निकाह पढ़ने लगे, जिसे सुनते ही हया की आंखों के सामने आंसुओं की चादर सी तन गई। मौलवी की आवाज़ पर उसने धीरे से बारी बारी कबूल है कहा और फिर कांपते हाथों से दस्तखत किए। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा। मीर ज़ैगम और हारून ने बारी बारी उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा, जिस पर वो रोती आंखों से मुस्कुरा दी। मीर के इकरार के बाद दुपट्टे की छाँव में हया को लाकर मीर के बराबर बिठाया गया। मीर ने शेरवानी की जगह रिवायती कॉटन का कलव सदा सूट सेबतन किया था, जबकि सर पर सरदार की पगड़ी और पाँव में ब्लैक खेड़ी पहनी थी। हया ने एक ही नज़र में उसका जायज़ा ले डाला, जबकि मीर ने उस पर से नज़र हटाने का तकल्लुफ़ ज़रा नहीं किया। जबकि हारून और अरमगान मुसलसल हुटिंग कर रहे थे।
मर्दों का अलग इंतज़ाम था। यहाँ औरतों के पंडाल में यही लोग थे जिन्हें मीर ज़ैगम कितनी दफ़ा डांट कर भगा चुके थे, मगर मजाल हो जो उन ढीठों पर असर हो और बिलाखिर नौशीन की सिफारिश पर उन्हें दूल्हे के साथ रस्मों के लिए आने दिया गया। नौशीन ने मीर को घड़ी पहनाई, फिर रामीन और सूबी ने हया की तरफ से दूध पिलाई की रस्म की, जिस पर मीर ने उन्हें थोड़ा तंग करने के बाद मुँह माँ का नेक दे दिया। जबकि जूबी को रस्म करते देख अरमगान चिल्लाया भी कि बेटी होकर बाप से दुल्हन की तरफ का नेक वसूल कर रही है, लेकिन जूबी ने कान नहीं धरे। खुद मीर ने भी जूबी को कुछ कहना बेकार ही जाना, क्योंकि वो जानता था जूबी अब उससे ज़्यादा हया से अटैच हो चुकी थी। रस्मों के बाद खाना खिलाया गया। मीर, अरमगान और हारून वहाँ से मर्दों के पोर्शन में चल दिए। मेहमान नवाजी को जूबी के इसरार पर हया ने बहुत कम खाया। हया, क्या आप इसलिए ज़्यादा नहीं खा रही कि कल की तरह खुद बाबा आज भी आपको खिलाएं? जूबी उसे कल का हवाला देती उसके कान में बोली। हया जूबी की बात पर कानों की लो तक सुर गई और हल्के से उसकी कमर में चुटकी काटी, जबकि जूबी उसका हया से लाल होता चेहरा देख खिलखिला कर हंसी। खाने के बाद रुखसती का शोर उठा। हारून ने रामीन से कुरान लेकर उसका साया हया पर किया। मीर ज़ैगम ने आगे बढ़कर हया के सर पर हाथ रखा। बारी बारी तीनों से मिलने के बाद हया ने मीर के संग हवेली के अंदर कदम रखा। रस्मों के बाद रामीन और जूबी उसे मीर के कमरे में बिठा गए, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इससे पहले कि मीर अंदर आता, जूनी और रामीन ने मीर को कमरे के बाहर ही जा लिया। क्या बात है, अब क्यों फिर से दीवार बनकर खड़ी हो गई हो? मीर तिल मिलाकर रोबदार लहजे में बोला, जबकि उसका तिल मिलाना अंदर बैठी हया के चेहरे पर बाहर खिला गया। बाबा नेक। जूबी ने लब कुशाई की। अब कौन सा नेक बेटा साईं, इतना कुछ तो ले चुकी हो, अब भी कोई हाजत रहती है क्या? मीर खौफजदा होता बोला। बाबा ये तो रस्म है। जूबी फिर बोली, कैसी फजूल रस्में हैं, सुबह होते ही पहले इन रस्मों का खात्मा करता हूँ, बंदे की सारी उम्र की कमाई तो इन रस्मों में ही खर्च हो जाए। मीर ने मसनूई अफसोस से कहा, अल्लाह मीर साईं इतने कंजूस तो ना बने, पूरे गांव के सरदार होने के साथ साथ अच्छे खासे बिजनेसमैन भी हैं, उस पर भी ये आलम है। अब के रामीन बोली, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन यकीन माने जो कुछ था वो मैं आप दोनों को दे चुका हूँ। अब मेरे पास सिवाय खाली जेबों के कुछ नहीं, वॉलेट भी खाली हो गया। मीर ने बाकायदा अपनी दोनों जेबें उन्हें दिखाई। मीर के कहने पर दोनों के चेहरे लटक गए। अच्छा ऐसा करो, मुझे अंदर जाने दो, लॉकर से ला कर देता हूँ तुम्हें मैं। मीर के कहने पर दोनों खुश हुई, जबकि हारून ने अपनी बीवी और अरमगान ने अपनी मंगेतर को तासुफ से देखा, जो मीर की बातों में आ गई थी। दोनों ने मीर को जाने दिया। मीर ने कमरे में दाखिल होते ही जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और पल ज़ाया किए बगैर हंसती हुई हया के पास पहुंचकर उसे खुद से लगाया, जिससे वो उसके सीने पर आ गिरी। क्या बात है जानम, ज़्यादा हंसी नहीं निकल रही तुम्हारी? वो अपने बाजू का घेरा तंग करता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, जबकि हया उस हमले के लिए तैयार न थी, इसलिए आवाज़ भागता सी हुई। ऊपर से मीर की कुर्बत, उफ, मैं आप पर तो नहीं हंस रही थी, मैं तो वैसे ही। हया ने मारे हया के बोल ही ना पाया कुछ। हया से मारे हया के कुछ बोला ही ना गया। कहते हुए वो होंठ का कोना दांतों तले दबा गई। ओहो, इट्स माई टर्न नाउ। मीर ने अंगूठे से उसका कोना दांतों से निकाल कर सहलाया और कहते उस पर झुका कि किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीटा, जिस पर मीर बदमज़ा हुआ। ओहो क्या यार, सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। मीर के कहने पर हया की फिर हंसी निकली। रुको ज़रा, पहले इनका मुंह बंद करता हूँ, वरना सुकून से नहीं रहने देंगे, फिर आकर तुम्हें भी सीधा करता हूँ। बड़ी हंसी आ रही है ना? मीर कहते साथ ही हया को छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ लॉकर से 2 नोटों की गड्डियाँ उठाई और अलमारी का पट बंद करता दरवाजे की तरफ बढ़ता रुका, क्योंकि वो हया को वॉशरूम जाने के परतों देख चुका था। खबरदार हया, अगर मेरे आने से पहले चेंज भी किया, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो मुंह पर हाथ फेरता वार्न करता अपनी पगड़ी को वहीं करीब सोफे पर रखता बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि हया घबरा गहरा सांस भरती बेड के किनारे टिक गई थी। मीर चेहरे पर बरहमी के आसार लिए जूं ही कमरे से बाहर आया तो बाहर कोई मिला। मीर हैरान हुआ कि सब कहाँ गए, जबकि अभी तक तो उसका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। उसने पास से गुजरते मुलाजिम से पूछा, साईं सब नीचे हैं? मुलाजिम मुअद्दब सा जवाब देता अदब से बोला,